मैंने आपको अधिकारों के बारे में बताया, साथ ही साथ मौलिक अधिकार और मौलिक अधि नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। आज चर्चा करेंगे हम मौलिक अधिकारों के बारे में। अब तक मैंने आपको नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। आज चर्चा करेंगे हम मौलिक अधिकारों के बारे में। अब तक मैंने आपको अधिकारों के बारे में बताया, साथ ही साथ मौलिक अधिकार और मौलिक अधिकारों की विशेषता क्या है, मौलिक अधिकारों का इतिहास क्या रहा है, साथ ही साथ क्या मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, अनुच्छेद 12 और 13 को विस्तार से मैंने आपको समझाया है। आज हम चर्चा करेंगे पहले मौलिक अधिकार के बारे में। जैसा कि आप सबको पता है, भारत के संविधान के द्वारा कुल 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे, परंतु 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की श्रेणी से बाहर निकाल दिया गया और उसे एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है। तो आज हम प्रथम मौलिक अधिकार समानता के अधिकार के बारे में चर्चा करेंगे। राइट टू इक्वालिटी के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। आइए समझते हैं सारी चीजों को। राइट टू इक्वालिटी, आप इस तस्वीर से आप इक्वालिटी का मतलब समझ सकते हो। आप देखो, एक तरफ लड़के के सिंबल को रिप्रेजेंट करने वाला एक तरफ सिंबल जो है वो लड़का को रिप्रेजेंट कर रहा, वहीं दूसरे तरफ आप देखो तो वो सिंबल लड़की को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये तराजू जो है बिल्कुल बराबर है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि दोनों के बीच में किसी भी प्रकार का असमानता नहीं है, दोनों को बराबर दर्जा दिया जा रहा है। यही तो है समानता। समानता का मतलब है किसी भी प्रकार के विशेषाधिकारों का अनुपस्थित होना, किसी भी प्रकार का विशेषाधिकार नहीं होना चाहिए, है ना। आइए समझते हैं समानता के बारे में, इक्वालिटी के बारे में। साथियों, जब हम समानता की बात करते हैं, समानता, जब हम समानता की बात करते हैं तो समानता का मतलब क्या होता है? समानता का मतलब होता है विशेषाधिकारों का अनुपस्थित होना। विशेषाधिकारों का विशेषाधिकारों का अनुपस्थित होना। अब एक बात समझना, क्या आप समानता का मतलब यह समझते हो कि समानता है, इसका मतलब है कि सभी के साथ समान व्यवहार होगा, है ना? क्या आपका मतलब समानता से है कि इसका तात्पर्य सभी के साथ समान व्यवहार से नहीं है? सभी के साथ समान व्यवहार से नहीं है। ऐसा नहीं है कि समानता है तो बिल्कुल सबके साथ बराबर का व्यवहार किया जाएगा, सबको बराबर माना जाएगा। नहीं, वो पॉसिबल ही नहीं है। क्या एक महिला और पुरुष को सभी अर्थों में समान माना जा सकता है? नहीं, क्योंकि सेक्सुअल आधार पर तो दोनों अलग अलग है। लेकिन हाँ, जेंडर के आधार पर हम दोनों को समान दर्जा देंगे। ऐसा नहीं है कि अगर पुरुष है तो उसे कुछ विशेष लाभ देंगे, महिला है तो उसे कम लाभ देंगे। ऐसा नहीं हो सकता। तो ये बात समझना, समानता से तात्पर्य सभी के साथ, सभी के साथ समान व्यवहार से नहीं है। समानता का मतलब होता है विशेषाधिकारों का अनुपस्थित होना। किसी भी वर्ग के पास किसी भी प्रकार का विशेषाधिकार नहीं होगा।
चाहे उस व्यक्ति की हैसियत कुछ भी क्यों ना हो जाए, है ना? विशेषाधिकारों का अनुपस्थित होना, चाहे हैसियत कुछ भी हो जाए, किसी भी वर्ग को कोई विशेष अधिकार प्रदान नहीं किया जाएगा। साथ ही साथ समानता का मतलब यह भी होता है सभी के लिए समान अवसर की उपलब्धता। सभी के लिए समान अवसर, सभी के लिए समान अवसर की उपलब्धता, ये बेसिकली क्या है? ये समानता का अवधारणा है। देखो, वैसे तो अगर हम समानता के विचार की बात करें कि जो समानता का विचार है, ये सबसे पहले हमें कहाँ देखने को मिलता है? समानता का विचार। तो समानता का विचार आप 3 क्रांतियों में देख सकते हो। वो 3 क्रांति कौन-कौन हैं? एक-एक करके उन क्रांतियों की चर्चा कर लेते हैं। समानता का विचार, देखो सबसे पहले तो आपको यहां समझना है, ये 3 क्रांति में आप समानता के महत्व को देख सकते हो। पहली क्रांति है अमेरिकी क्रांति, और अमेरिका के घोषणा पत्र में, अमेरिका में जो स्वतंत्रता की घोषणा पत्र हुआ, उसमें समानता के अधिकारों को महत्व दिया गया है। यानी राइट टू इक्वालिटी को इंपॉर्टेंस दिया गया है, क्योंकि राइट टू इक्वालिटी होना जरूरी है। सभी के साथ समान व्यवहार नहीं, बल्कि सभी के विकास के लिए समान अवसर उपलब्ध हो, और विशेषाधिकार अनुपस्थित हो। किसी भी वर्ग के पास किसी भी प्रकार का विशेषाधिकार नहीं होना चाहिए। लेकिन कदापि यह मत समझिएगा कि अच्छा समानता है तो सभी के साथ समान व्यवहार होगा। समानता है तो क्या होगा? सभी के साथ समान व्यवहार नहीं है। सभी के साथ समान व्यवहार नहीं है। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो पहली क्रांति क्या हो गई? अमेरिकी क्रांति। जो दूसरी क्रांति है, उसे हम कहते हैं रूस की क्रांति। सोवियत संघ में जो जार की जो व्यवस्था थी, तो जार की व्यवस्था को समाप्त करने के लिए जो क्रांति किया गया था, तो रूस क्रांति, वहां से भी ये विचार देखने को मिलता है। और तीसरा, क्योंकि रूस की क्रांति में न्याय का विचार पॉपुलर हुआ था। यहाँ पे रूस की क्रांति में न्याय का विचार पॉपुलर हुआ था, और न्याय का मतलब एक तरह से समानता ही तो है। न्याय का विचार आया जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक मामलों में न्याय की बात करता है। तीसरी क्रांति है फ्रांसीसी क्रांति, फ्रेंच रेवोल्यूशन। और फ्रांसीसी क्रांति का जो मूल तत्व था, फ्रांसीसी क्रांति का जो मूल तत्व था, वो क्या था? इसके अंतर्गत 3 शब्द, 3 विचार आए। 3, स्वतंत्रता, लिबर्टी, जिसका मतलब होता है बंधनों का न होना, स्वतंत्रता, समानता व बंधुत्व की विचारधारा। बंधुत्व का मतलब होता है भाईचारे की भावना। तो इन 3 क्रांतियों से ही समानता का विचार का उदय हुआ है, जिसे राइट टू इक्वालिटी कहा जाता है। देखो, समानता का विचार मानता है कि मनुष्य प्रकृति में समान रूप से जन्म लिया है, इसीलिए प्रत्येक मनुष्य समान है। कोई भी दूसरे से अलग नहीं है, कम नहीं है। प्रत्येक मनुष्य की जो स्थिति है वो बिल्कुल समान है, और उसे समान माना जाना चाहिए। वही क्या है? समानता है। तो इसका तात्पर्य क्या होता है? सभी के साथ समान व्यवहार नहीं, बल्कि विशेषाधिकारों का अनुपस्थित होना और सभी के लिए समान अवसर की उपलब्धता ही समानता का मतलब है। अब जानते हैं कि समानता समानता कितने प्रकार का है। तो समानता कई प्रकार का है। जैसे सबसे पहले आप देखो, प्राकृतिक समानता। प्राकृतिक समानता का मतलब यह है कि प्रत्येक मनुष्य प्रकृति में
प्रत्येक मनुष्य प्रकृति में समान रूप से जन्मा है। प्रत्येक मनुष्य प्रकृति में समान रूप से जन्मा है। जब प्रत्येक मनुष्य प्रकृति में समान रूप से जन्मा है, अतः सभी समान हैं। अतः सभी समान हैं। किसी में भी किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। ये नेचुरल इक्वालिटी की बात करता है, प्राकृतिक समानता की बात करता है। वहीं नागरिक समानता है, प्रत्येक नागरिक बराबर है। ऐसा नहीं है कि एक राज्य अपने एक नागरिक के साथ और वहीं दूसरे नागरिक के साथ अलग-अलग व्यवहार करेगा, अलग-अलग प्रकार से ट्रीट करेगा। नहीं, बराबर तरीके से ट्रीट करेगा। सबको, किसी भी नागरिक को कोई विशेषाधिकार नहीं देगा, कोई प्रिविलेज नहीं देगा, बल्कि सबको एक समान ही ट्रीट करेगा। राजनीतिक समानता, पॉलिटिकल इक्वालिटी जैसे हमारे देश में है। देश के अंतर्गत जो भी प्राप्त होने वाले राजनीतिक अधिकार हैं, चुनाव लड़ने का अधिकार, चुनाव में मतदान करने का अधिकार, सरकार के खिलाफ अपनी आवाज उठाने का अधिकार। आर्थिक समानता, आर्थिक समानता का मतलब होता है कि प्रत्येक मनुष्य को प्रत्येक मनुष्य को उसके सर्वांगीण विकास हेतु समान रूप से अवसर की उपलब्धता हो। समान रूप से अवसर की उपलब्धता हो, तो इसे क्या कहते हैं? इसे आर्थिक समानता कहा जाता है, इकोनॉमिक इक्वालिटी कहा जाता है। वहीं सामाजिक समानता का मतलब होता है कि समाज में प्रत्येक मनुष्य बराबर है ना? सामाजिक समानता का मतलब क्या है? सामाजिक समानता का मतलब है समाज में प्रत्येक मनुष्य बराबर है। ऐसा नहीं है कि लिंग, जाति, धर्म, भाषा इन आधारों पर भेदभाव है। और कानूनी समानता का मतलब है कि कानून की नजर में प्रत्येक व्यक्ति समान है। कानून की नजर में प्रत्येक व्यक्ति समान है। कानून की नजर में प्रत्येक व्यक्ति समान है। तो इस समानता की बात होती है, समानता के प्रकार हैं। देखो, भारत के संविधान में समानता के बारे में कहाँ प्रावधान किया गया है? भारत के संविधान में अनुच्छेद 14 से लेकर 18 के बीच में समानता के अधिकारों की चर्चा किया गया है। एक-एक करके बात करते हैं। जैसे सबसे पहले आर्टिकल 14 की बात करें, तो आर्टिकल 14 कहता है कानून के समक्ष समानता। आर्टिकल 14 क्या कहता है? कानून के समक्ष समानता। ब कानूनों का समान संरक्षण। कानून के समक्ष समानता व कानूनों का समान संरक्षण, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। अब देखो, यहाँ पे आगे हम चर्चा करेंगे कि दोनों का मतलब अलग-अलग क्या है। सिंपल सा भी इतना समझ लो, कानून के नजर में समानता का मतलब है कि कानून के नजर में प्रत्येक व्यक्ति का दर्जा बिल्कुल बराबर है। किसी को भी, किसी भी उसकी जाति, धर्म, भाषा इन आधारों पर उसके साथ असमान व्यवहार नहीं किया जाएगा, बल्कि समान व्यवहार ही किया जाएगा। ये आर्टिकल 14 इंश्योर करता है।
वहीं आर्टिकल 15 की बात करें तो आर्टिकल 15 यह भेदभाव पर प्रतिबंध की बात करता है। प्रोहिबिशन ऑन, भेदभाव पर प्रतिबंध की बात करता है। प्रोहिबिशन ऑन डिस्क्रिमिनेशन, और भेदभाव का मतलब होता है प्रतिकूल व्यवहार। भेदभाव का मतलब क्या होता? भेदभाव का मतलब होता है प्रतिकूल व्यवहार। प्रतिकूल का मतलब क्या होता है यहां समझना, यानी कि एक व्यक्ति के साथ जिस प्रकार से आप ट्रीट आ रहे हो और दूसरे व्यक्ति के साथ आप, दो व्यक्तियों से के साथ आप अलग अलग तरीके से व्यवहार कर रहे हो, ये प्रतिकूल व्यवहार है। अब जैसे हमारे समाज में क्या देखा जाता है कि अगर लड़का है तो उसे समाज में ज्यादा प्राथमिकता दी जाती है, क्योंकि एक पितृसत्तात्मक सोच की मान्यता यह है कि जो बेटा होता है वो मुखाग्नि जब देता है तो मोक्ष की प्राप्ति होती है। परंतु बेटियों पर यह जो परंपरागत और समाज की जो कुंठित परंपरा है, ये सिद्धांत लागू नहीं होता। बेटियां को पराई मानी जाती हैं, इसीलिए बेटियों के विकास पर बराबर ध्यान नहीं दिया जाता। हालांकि वर्तमान समय में तो एक बदलाव हुआ है, परंतु अभी यह बदलाव बहुत छोटे स्तर पर हुआ है। अभी बहुत बड़े स्तर पर जाकर बदलाव किए जाने की आवश्यकता है। आज भी समाज में लड़कों को एसेट्स के तौर पर देखा जाता है, परिसंपत्ति के तौर पर देखा जाता है। परिसंपत्ति का मतलब होता है जो आय का स्रोत हो, सोर्स ऑफ इनकम हो। और वहीं अगर आप देखो लड़कियों को, तो लड़कियों को किस रूप में समझा जाता है? लड़कियों को लायबिलिटी के रूप में समझा जाता है। यह एक प्रकार की बोझ है। हालांकि ऐसा है नहीं, परंतु ये मान्यता है। तो सेम बातें कि वो क्या है, वो जेंडर के आधार पर समाज में डिस्क्रिमिनेशन है। तो वही बात यहां कहता है कि जो राज्य है, क्योंकि मौलिक अधिकार राज्य के विरुद्ध प्राप्त हो रहा है, तो राज्य किसी भी नागरिक के साथ किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। तो भेदभाव पर प्रतिबंध की बात करता है, प्रतिकूल व्यवहार पर रोक की बात करता है। वहीं आर्टिकल 16 की बात करें, आर्टिकल 16 क्या चर्चा करता है? आर्टिकल 16 सार्वजनिक रोजगार में, यानी कि सार्वजनिक नियोजन में समानता की बात करता है। सार्वजनिक नियोजन में समानता की बात करता है कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में सबको बराबर अवसर मिलेगा। यानी आर्टिकल 16 जो है ये बेसिकली अवसर की समानता की चर्चा कर रहा है। जिसकी, यह अवसर की समानता की चर्चा कर रहा है, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की चर्चा कर रहा। वहीं आर्टिकल 17 को आप देखोगे तो आर्टिकल 17 ये छुआछूत की प्रथा या अस्पृश्यता, जिसे अनटचेबिलिटी कहा जाता है, छुआछूत जो हमारे समाज की एक कलंकित प्रथा रही है। वीर सावरकर इस बारे में कहते हैं कि मैं उस देश में निवास करता हूं जहां एक जानवर का मल और मूत्र ठीक है, मनुष्य के लिए कुछ पवित्र मैंने है, बात खत्म हो गई। वहीं व्यक्ति अपवित्र है। ये है बेटियाँ, क्योंकि अच्छा। भारत में गाय के गोबर और गाय के हाँ, मूत्र को बड़ी हाँ, पवित्र मतलब माना बात जाता फ़ोन है। कर दे जितने पूजा इंडियन मतलब अर्चना में गिटार उसका बजा देते उपयोग हैं। किया जाता है। हाँ, लेकिन ध्यान वही दीजिए ना क्या? जो वेदों की प्रतिध्वनि थी, वेदों का पठन घर पाठन, में यही सब करते थे ईश्वर की आराधना, तो ये ख्याल कुछ रखिए। वर्गों को प्राप्त ही नहीं था। ऐसा माना जाता था कि उन्हें ईश्वर ने, नहीं कहते, अरे जनरली क्या होता है, मान लो कि अगर कोई एक कपड़ा बनाने का उद्योग है तो कुछ अंग्रेजी, बढ़िया अंग्रेजी, कपड़ा बनाता अंग्रेजी। है, उसको बाजार में अच्छी कीमत पर अरे बेचता है, वो फिर नहीं कुछ आता था कट इतना पीस के नाम से ज़बान। बिक जाता है। तो मतलब क्या है? क्या ईश्वर ने ऐसा कुछ किया है? नहीं, ईश्वर ने तो अरे बराबर बढ़िया बनाया था बन रहा सबको। है कुछ। लेकिन मनुष्यों ने सोशल स्ट्रेटिफिकेशन कर दिया, समाज में स्तरीकरण कर दिया कि अच्छा ये वर्ग जो है, इनका ये काम, इनका ये काम, इनका ये काम, ये सिस्टम क्रिएट किया। और मनुष्य ही मनुष्य के लिए एक तरह से अछूत हो गया। बड़ी विडंबना है, ये सोच करके भी बड़ा अजीब लगता है, लेकिन ये हमारे समाज सब में माध्यम प्रचलित पर था। हिंदी, और अंग्रेजी, छुआछूत, बिहार, अस्पृश्यता का बिहार अंत। उर्दू मैंने पढ़ा। छुआछूत और हे, हे। अस्पृश्यता का
अंत देखने को मिलता है। नहीं, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, जो क्योंकि जो अगर सब उठा के लेके चले गए। छुआछूत की परंपरा समाज में बनी रहती तो फिर आज आपको लगता किताबों है लेके चले गए इस अपने। समाज में क्या समानता को स्थापित करना संभव हो उससे पाता? कंपटीशन का कोई बिल्कुल भी नहीं। मतलब ही नहीं। और आर्टिकल जो चाहिए 18 पहले है, शौक था 18 है, शौक शौक यह उपाधियों के अंत की बात करता शौक है। पहले के जमाने में राय बहादुर, राय काट रायन देंगे जैसे काट बड़े-बड़े समझे उपाधियां दिया साला जाता था एक बुलाए नहीं सम्मान नहीं के तौर ये पर। ठीक है इन ना उपाधियों को अंत किया गया क्योंकि यह ऐसा उपाधियां समाज में एक अस्तरीकरण को क्रिएट करती है, एक बड़े छोटे और ऊंच नीच का एक बोध करवाती है। इसीलिए इसे समाप्त करने की बात भी किया गया। ये चर्चा चल रही थी जब संविधान सभा में, तो राजकुमारी अमृता कौर भी उस समिति की सदस्य दिमाग थी। चाट गया था बात यही आया कि जब समानता को स्थापित करना है तो फिर किससे गिरे राजकुमारी मुझे जैसे गिरी शब्दों का उपयोग करना कहां तक तर्कसंगत है। राजकुमारी अमृता क्या कौर ने सिस्टम कहा होता है भाई कि आज से आप हमें केवल अमृता कौर बुलाइए, राजकुमारी जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं किए कीजिए। और वहीं पे बात बनी हर जगह कि बंद हम है अब सभी प्रकार के उपाधियों पे भी बस अंत कर देते हैं। और ये कुल 5 अनुच्छेदों के माध्यम से भारत के संविधान में समानता के अधिकार को सुनिश्चित किया गया है, जिसके अंतर्गत सबसे पहले हम आर्टिकल नहीं 14 मालूम के कैसे अंतर्गत चर्चा करते हैं। आर्टिकल 14 क्या कहता, आर्टिकल 14 क्या कहता है, अलग अलग ध्यान से प्रकार का समझना। होता है पर उसमें हम सब कानून कुछ के समक्ष समानता एवं कानून का समान संरक्षण। रिमेंबर द पॉइंट, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ फिर लॉ। यार इसके बारे में अच्छा राज्य के लिए यह दायित्व है कि वह कानून के समक्ष किसी भी व्यक्ति की समानता, क्या कह रहा है, कानून के समक्ष ये जो सब किसी भी व्यक्ति की समानता लेखक या करता है भारत के भीतर कानूनों के समान संरक्षण से इनकार न करे। आने और को यह हम नागरिक मार दिया एवं विदेशी दोनों पर तो लागू होता बेटा है। भी सब ये किस नहीं पर लागू यार होता है? यह नागरिक और विदेशी दोनों पर लागू होता है। और यानी कि ये कह रहा है कि जो राज्य है, नोट्स नोट्स राज्य का यह दायित्व है कि वो कानून के समक्ष प्रत्येक व्यक्ति को समान मानेगा और भारत के क्षेत्र के भीतर कानूनों के समान संरक्षण से इनकार नहीं करेगा। मौलिक वाह अधिकारों भाई का 2 वर्ग हमने आपके साथ चर्चा किया अच्छा था। लिखना एक पड़ता वर्ग है ऐसे जो ही पढ़ केवल लेना नागरिकों को उपलब्ध मुझसे था, पहले जबकि दूसरा वर्ग व्यक्तियों को सुबह उपलब्ध था, क्वेश्चन अर्थात बनाओ तब नागरिक और विदेशी दोनों को उपलब्ध था। हाँ आर्टिकल दिमाग 14 उन्हीं अनुच्छेदों में से एक है। जब हम इसके अंतर्गत बात करते हैं तो यह नागरिक, गैर अरे नागरिक दर्द हो रहा सबको है इंक्लूड बेटिया करता है। यह व्यक्ति, भारतीय बन पड़ो और जब मैं सब क्या व्यक्ति करो शब्द का प्रयोग ट्रांसपोर्ट हो करता हूं जाओ तो यहां पे डाल लीजिएगा नागरिक ठीक है पढ़ने बताओ व गैर नागरिक या विदेशी। यह नागरिक व गैर नागरिक तथा विधिक व्यक्ति, तथा विधिक व्यक्ति। विधिक व्यक्ति का मतलब होता है लीगल पर्सन, जिसे कानून के अंतर्गत मान्यता प्रदान किया गया है एक व्यक्ति के तौर पर, है ना, लिखने जिसे लिखते हाथ खराब कानून हो के गया द्वारा एक व्यक्ति के तौर पर मान्यता प्रदान किया गया है। तो जैसे कंपनी, व्यक्ति समूह एवं नदी पर भी लागू होता है। व्यक्ति समूह जिसके अंतर्गत क्या क्या आता है, जैसे कंपनी। कंपनी क्या है? कंपनी एक लोगों का समूह ही तो है, ग्रुप ऑफ पीपल ही तो है। व्यक्ति समूह कोई एक कमिटी बना लेता है। व नदी, नदी व वन जीवों पर भी लागू होता है ना, वह जीव जंतुओं पर भी लागू होता है। यानी कि समय के साथ आर्टिकल 14 का दायरा सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णयों के द्वारा बढ़ाता रहा है। पहले इसके अंतर्गत केवल और केवल कौन शामिल होता था? नागरिक और विदेशी शामिल होता था, लेकिन अब सरकार ने इसके अंतर्गत कंपनी को भी शामिल कर लिया है और कंपनी को भी इसके दायरे में कर लिया, व्यक्ति समूह को कर लिया, नदियों को कर लिया,
और जीव जंतुओं को भी कर लिया। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में एक निर्णय आया कुत्ता को लेकर। जिस प्रकार से कुत्ते के साथ अभद्रता का व्यवहार लोग करते हैं, अगर आप ऐसा करते हुए पाए जाते अरे हो बार तो बार आपको दंडित किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने किधर जा साफ रहे शब्दों हो? में कहा कि आप साला ये कुत्ते को अमानवीय रूप से ट्रीट नहीं कर सकते हो, उसके साथ अमानवीय और क्रूर अबे व्यवहार तो नहीं कैसे कर फेंक सकते दो हो। बताइए तो ये बात ध्यान रखना कि जो आर्टिकल 14 है, यह व्यक्ति, नागरिक प्लस विदेशी तथा विधिक व्यक्ति जैसे कंपनी, व्यक्ति, समूह, नदी व जीव जंतुओं पर लागू होता है। अब सबसे पहले समझते हैं कानून के समक्ष समानता। ये कानून के समक्ष समानता क्या है? इक्वालिटी बिफोर लॉ का मतलब क्या है? खाली पर खाए पिए सुते नहीं हैं? कानून के समक्ष अरे ये आप लोग अक्सर सोचते होंगे कि सर लिख करके मिटा क्या देते हैं। मुझे लगता है कि मैं सुंदर नहीं लिखा हूं, इसलिए मैं मिटा दिया अरे करता। उसको कानून के समक्ष ध्यान इसको ध्यान दे समानता। अब यहाँ पे एक एक बात को ध्यान से समझो। मैंने क्या कहा? कानून के समक्ष समानता। ध्यान रहिए तो देख लेंगे एंगल्स एंगल्स क्या क्या कहता है? पहली बात तो ये समझना, कानून के समक्ष समानता का मतलब है कानून के नजर में प्रत्येक व्यक्ति बराबर है। कानून के नजर में प्रत्येक व्यक्ति बराबर है। अब आपको क्या लगता है, ये सही बात है या नहीं? कानून की नजर में प्रत्येक व्यक्ति बराबर है, चाहे उसकी हैसियत कुछ भी क्यों ना हो। चाहे उसकी हैसियत कुछ भी क्यों ना हो। कहने का मतलब है कुछ भी क्यों ना हो, यानी कि वो अमीर है, वो गरीब है, वो महिला है, पुरुष है, उच्च जाति का है, निम्न जाति का है, दूसरे अलग अलग धर्म का है, अलग अलग जाति का है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कानून की नजर में प्रत्येक व्यक्ति बराबर होगा, चाहे बूढ़ा है, बच्चा है, युवा है, महिला है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कानून के नजर में प्रत्येक व्यक्ति को बराबर माना गया है और यही है कानून के समक्ष समानता। अब एक सोच के देखो कि जब संविधान को भारत में लागू किया गया था, क्या भारत के प्रत्येक लोग समान दर्जा प्राप्त कर रखे थे? उत्तर है सर नहीं। सभी लोगों को तो समान दर्जा प्राप्त नहीं था। ऊंच नीच का भाव समाज में बना हुआ था। जैसे अगर वही समाज का एक वर्ग जो था, जिसके दलित वर्ग के अंतर्गत जानते हैं, पिछड़े वर्ग के अंतर्गत जानते हैं, वो तो काफी पिछड़ा हुआ वर्ग था। महिलाओं जो समाज में काफी पिछड़ी हुई थी, और यहाँ कह रहा है कि सबके साथ समान व्यवहार करना, ये कहां से उचित होता है कि कानून की नजर में प्रत्येक व्यक्ति क्या होगा? बराबर होगा, चाहे उसकी हैसियत कुछ भी ना हो। और यही कारण है कि कानून के समक्ष समानता को यह प्रावधान कहां से लिया गया है? यह प्रावधान ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है, आपका कहना सही है बेटी। यह प्रावधान ऐसा टेंशन में बैठे बेटी ब्रिटेन से लिया गया है। लेकिन ये कैसा प्रावधान है? ये नकारात्मक अवधारणा है, नेगेटिव कॉन्सेप्ट है। नेगेटिव क्यों है? क्योंकि कानून के नजर में प्रत्येक व्यक्ति को बराबर मान रहा, उसकी स्टेटस को देखे बिना, उसकी स्टेटस पता नहीं, क्योंकि लोकतंत्र का मतलब केवल यह नहीं होता कि सबके साथ समान व्यवहार किया जाए। लोकतंत्र का वास्तविक मतलब यह भी होता है कि असमान को समान बनाया जाए, है ना? क्योंकि मैंने थोड़ी देर पहले आपको समझाया कि समानता से तात्पर्य कतई यह नहीं है कि सभी के साथ बिल्कुल समान व्यवहार किया जाए। समानता का तात्पर्य है कि किसी भी वर्ग को विशेषाधिकार न मिले और सभी को समान अवसर उपलब्ध होना चाहिए, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए।
लेकिन जब यहाँ पे सबको समान मान रहा, तो जो अग्रिम पंक्ति में है, जो अगड़े हैं, वो तो हमेशा अगड़े रहेंगे और जो पिछड़े हैं, वो तो हमेशा पिछड़े रह जाएंगे। यानी कि जो कानून के समक्ष समानता है, ध्यान रखना, जो कानून के समक्ष समानता है, ये बेसिकली क्या है? ये नकारात्मक अवधारणा है, ये नेगेटिव कॉन्सेप्ट की बात करता है। और कहने का मतलब ये है साथियों, आप यहाँ समझ सकते हो, ये किसकी बात कर रहा? ये कानून की सर्वोच्चता की बात कर रहा है। ये किसकी बात कर रहा है? कानून की सर्वोच्चता की बात कर रहा है। और कानून की सर्वोच्चता से मतलब क्या है? कानून की सर्वोच्चता से मतलब है कि कानून से ऊपर कुछ भी नहीं है। कानून की सर्वोच्चता का मतलब क्या है? कि कानून के ऊपर भगवान है कहाँ जी कार्य है कानून के ऊपर कुछ भी नहीं है। सब कुछ कानून के दायरे में है, सब कुछ कानून के अंतर्गत है। इसे कानून की सर्वोच्चता या विधि की सर्वोच्चता कहा जाता है। यानी कि अगर होलिस्टिक तरीके से आप इसे देखो और इसे समझो, तो यह विधि के शासन को सुनिश्चित करता है। क्या करता है? यह जो है विधि के शासन को सुनिश्चित करता है, रूल ऑफ लॉ को स्थापित करता है। विधि का शासन स्थापित करता है, विधि का शासन स्थापित करता है ना? अब यहाँ पे एक बात समझना, ये विधि का शासन क्या है? विधि का शासन का मतलब होता है रूल ऑफ लॉ। विधि का शासन का मतलब क्या है? इसका मतलब है रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ का मतलब होता है कानून का शासन। कानून सर्वे सर्वा होगा, कानून से बड़ा कोई नहीं होगा। जो कुछ भी होगा वो कानून के बिल्कुल दायरे में होगा। बीपीएससी ने ऑलरेडी इस पॉइंट पे क्वेश्चन पूछा है कि विधि का शासन क्यों जरूरी है, कानून क्यों जरूरी है? क्योंकि विधि समाज को व्यवस्थित रूप से चलाता है। विधि के अंतर्गत सब कुछ बिल्कुल फ्रेम्ड होता है, सब कुछ बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर और एकदम सिस्टमेटिक तरीके से आगे बढ़ रहा होता है। तभी तो कहा जाता है कि जहां कानून है वहीं अधिकार है ना? एक बात निकल कर आता है ना, रूल ऑफ लॉ। क्योंकि लॉ क्यों जरूरी है? लॉ व्यवस्था को ठीक से चलाने के लिए जरूरी है। और एक शब्द कहा जाता है, जहां कानून है वहीं अधिकार है। जहां कानून है वहीं अधिकार है। इसका मतलब ये है, जहां कानून है वहीं अधिकार है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि विधि व्यवस्थित होना चाहिए। अगर विधि होगा तभी रूल ऑफ लॉ होगा, और रूल ऑफ लॉ होगा तभी तो कानून की समानता बनी रहेगी। कानून समाज में हर कोई को उसका हक मिल पाएगा। ये मतलब होता है कानून के समक्ष समानता का। देखो, ये जो कानून के समक्ष समानता की अवधारणा है या विधि के शासन की अवधारणा है, इस अवधारणा की उत्पत्ति फ्रांसीसी वाक्यांश ला प्रिंसिपे डे लीगलाइट से हुआ है। ला प्रिंसिपे डी लेगलाइट, जिसे वैधता का सिद्धांत की कहा जाता है। जिसे क्या कहते हैं? वैधता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ लीगैलिटी कहते हैं इसको। इसको क्या कहा जाता है? प्रिंसिपल ऑफ लीगैलिटी कहा जाता है। ये बिल्कुल ध्यान से समझना है। इसे हम क्या कहते हैं? प्रिंसिपल ऑफ लीगैलिटी कहते हैं ना, ये समझना। प्रिंसिपल ऑफ लीगैलिटी। अब दूसरा है तात्पर्य क्या होता है? देखो, विधि के शासन का तात्पर्य एक ऐसी सरकार से है जो कानून के अनुसार चलती है, कानून के सिद्धांतों से चलती है, न कि शासन करने वाले पुरुषों की मनमानी से। हालांकि यहाँ जेंडर न्यूट्रल वर्ड का प्रयोग नहीं किया गया है। आप लिख सकते हो ना कि शासन करने वाले व्यक्तियों की मनमानी से, क्योंकि शासनकर्ता तो कोई भी हो सकता, वो पुरुष भी हो सकता है, वो महिला भी हो सकती है। तो यहाँ पे आप पुरुष की जगह लिख सकते हो व्यक्तियों की मनमानी से। ऑलवेज यूज जेंडर न्यूट्रल वर्ड, व्यक्तियों की मनमानी से।
देखो, एबी डाइसी एक ब्रिटिश कानूनविद हैं। एबी डाइसी कौन है? एबी डाइसी एक ब्रिटिश कानूनविद हैं, अमेरिका ब्रिटेन के हैं। ब्रिटिश कानूनविद हैं, ने अपनी पुस्तक द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंग्लैंड ने अपनी पुस्तक द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंग्लैंड में इस अवधारणा का और विस्तार किया और उन्होंने विधि के शासन के अंतर्गत 3 शब्द को डाला है। कानून की शासन की अवधारणा में 3 सिद्धांत हैं। पहला, कानून की सर्वोच्चता। कानून की सर्वोच्चता का मतलब होता है कि लॉ सुप्रीम है, लॉ के ऊपर कुछ भी नहीं है, सब कुछ लॉ के दायरे में है, सब कुछ कानून के अंतर्गत आता है, कानून के ऊपर कुछ भी नहीं है। यानी कानून जो है ये सभी व्यक्तियों पर समान रूप से लागू होता है, कानून से बड़ा कोई भी नहीं है, चाहे उसकी हैसियत कुछ भी क्यों ना हो जाए। यानी ये विधि की सर्वोच्चता को स्थापित कर रहा है। जबकि दूसरा है कानून के समक्ष समानता। कानून के नजर में प्रत्येक व्यक्ति क्या होगा? बराबर होगा और कानून सभी व्यक्तियों पर समान रूप से लागू होता है। जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे बताया कि कानून के नजर में प्रत्येक व्यक्ति बराबर है, चाहे उसकी हैसियत कुछ भी क्यों ना हो। यानी कानून सभी व्यक्तियों पर समान रूप से लागू होता है। कानून सभी व्यक्तियों पर समान रूप से लागू होता है। विकास करेगा। और तीसरा है कानूनी भावना की प्रधानता। देखो, ये जो दोनों हैं, पहले दोनों हैं, ये भारत में लागू होता है, यह भारत में लागू होता है ना? ये दोनों क्या होता है? भारत में लागू होता है, क्योंकि भारत में भी कानून का शासन है और कानून के समक्ष समानता है। लेकिन तीसरा कहता है कानूनी भावना की प्रधानता। ठीक है सर। यह भारत में लागू नहीं होता है। क्यों लागू नहीं होता है, मैं समझाता हूँ। यह भारत में लेके जा रहा था लागू नहीं होता है ना? ये कहाँ लागू नहीं होता? यह भारत में लागू नहीं होता। यहाँ पे एक पॉइंट क्रिस्टल क्लियर पॉइंट समझना। ये कहता है कि अधिकारों का स्रोत मानव है, अधिकारों का स्रोत हाँ बोलता सब वर्ग पे आई है बोले तो कुछ पूछने का नहीं मानव है, ना कि संविधान। है ना? यानी जो कानून है वो लोगों की भावनाओं को प्रधान देता है और लोगों की भावनाएं ही कानून का मतलब स्रोत है, ये बात कहता। लेकिन भारत में इसलिए लागू नहीं होता क्योंकि भारत में अधिकारों का स्रोत कौन है? संविधान है। भारत में अधिकारों का स्रोत संविधान है, इसलिए यह भारत में लागू नहीं होता है। बढ़िया हो गया आगे बढ़े। संविधान है, ठीक है, क्लियर है, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर समझ में आना चाहिए। अगला बात करते हैं कानून के समक्ष समानता के अपवाद का। किसका? कानून के समक्ष समानता के अपवाद का। देखो, जैसा कि मैंने कहा कि कानून प्रत्येक व्यक्तियों पर बराबर रूप से लागू होता, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि कानून का कोई अपवाद नहीं है। ये कुछ अपवाद है, मतलब कुछ एक को विशेषाधिकार दिया गया है। जैसे जैसे किन्हें किन्हें विशेषाधिकार दिया गया है, तो देखते हैं। पहला हम बात कर लेते हैं आर्टिकल 368 का। ये कानून के समक्ष समानता का अपवाद है, यानी ये एक प्रकार का विशेषाधिकार है। आर्टिकल 361 के अंतर्गत विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां दिया गया है, जबकि आर्टिकल 14 तो विशेषाधिकार की मनाही करता है, उन्मुक्तियों की मनाही करता। लेकिन यहाँ पे
विशेषाधिकार व तो है उन्मुक्तियां दिया गया है, बात है जिसे कहते हैं प्रिविलेज एंड भगवान ने इम्यूनिटीज। साला उन्मुक्तियां दिया गया है। मम्मी जैसे क्या है, माइक दो व्यक्ति, एक तो राष्ट्रपति प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हेड ऑफ द स्टेट है, और दूसरे राज्य के हेड ऑफ द स्टेट जिन्हें हम राज्यपाल के नाम से जानते हैं। तो राज्य या राज्यपाल अपने पद के कर्तव्यों के लिए किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दिया जा सकता है। यानी राष्ट्रपति हो या राज्यपाल हो, अपने पद पर रहते हुए जो भी निर्णय करता है, उनके हस्ताक्षर से, उनके माध्यम से जो भी निर्णय होता है, उस निर्णय के लिए वो कानूनी रूप से उत्तरदायी नहीं है। उन्हें उनके द्वारा लिए गए निर्णय हेतु किसी भी न्यायालय के समक्ष चुनौती नहीं दिया जा सकता है, उनके अगेंस्ट कोई एफआईआर नहीं किया जा सकता। किसके लिए? कर्तव्यों या शक्तियों के प्रयोग के लिए, यानी अपने पोस्ट पर रहते हुए जो भी कर्तव्य और शक्ति। अरे रे 40 तक पढ़वे किए थे मैंने आपको अधिकारों के बारे में बताया, साथ ही साथ मौलिक। पहला हम बात कर लेते हैं आर्टिकल 368 का। ये कानून के समक्ष समानता का अपवाद है, यानी एक प्रकार का विशेषाधिकार है। आर्टिकल 361 के अंतर्गत विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां दिया गया है, जबकि आर्टिकल 14 तो विशेषाधिकार की मनाही करता है, उन्मुक्तियों की मनाही करता। लेकिन यहाँ पे विशेषाधिकार व उन्मुक्तियां दिया गया है, जिसे कहते हैं प्रिविलेज एंड इम्यूनिटीज। उन्मुक्तियां दिया गया है। जैसे क्या है, दो व्यक्ति, एक तो राष्ट्रपति प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हेड ऑफ द स्टेट है, और दूसरे राज्य के हेड ऑफ द स्टेट जिन्हें हम राज्यपाल के नाम से जानते हैं। तो राज्य या राज्यपाल अपने पद के कर्तव्यों के लिए किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दिया जा सकता है। यानी राष्ट्रपति हो या राज्यपाल हो, अपने पद पर रहते हुए जो भी निर्णय करता है, उनके हस्ताक्षर से, उनके माध्यम से जो भी निर्णय होता है, उस निर्णय के लिए वो कानूनी रूप से उत्तरदायी नहीं है। उन्हें उनके द्वारा लिए गए निर्णय हेतु किसी भी न्यायालय के समक्ष चुनौती नहीं दिया जा सकता है, उनके अगेंस्ट कोई एफआईआर नहीं किया जा सकता। किसके लिए? कर्तव्यों या शक्तियों के प्रयोग के लिए, यानी अपने पोस्ट पर रहते हुए जो भी कर्तव्य और शक्ति का प्रयोग करते हैं, उसके लिए वो किसी न्यायालय के प्रति जवाबदेह नहीं है, जवाबदेह नहीं है। दूसरा है, राष्ट्रपति या राज्यपाल को उनके खिलाफ कोई आपराधिक कार्यवाही नहीं शुरू किया जा सकता है। यानी जब वो पद पे काम कर रहे हैं, तो पद पर रहने के दौरान उनके अगेंस्ट में किसी भी प्रकार की क्रिमिनल प्रोसीडिंग स्टार्ट नहीं किया जा सकता है, आपराधिक कार्यवाही शुरू नहीं किया जा सकता है। साथ ही साथ उनके कार्यकाल के दौरान ना तो उनकी गिरफ्तारी होगी और ना ही उन्हें जेल में डाला जा सकता है ना? ना तो उनकी गिरफ्तारी होगी और ना ही उनको जेल में डाला जा सकता है। हाँ, अगर उनके खिलाफ कोई दीवानी मामले शुरू किया जाना हो, तो दीवानी मामले को शुरू किया जा सकता है। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं, दीवानी मामले से हमारा तात्पर्य है जैसे विवाह, तलाक, दत्तक ग्रहण, समझौता, उत्तराधिकार जैसे अगर मामला हो, इसे सिविल मैटर्स कहते हैं। तो सिविल मैटर्स के मामले में, सिविल मामले में तो मुकदमा किया जा सकता है, ट्रायल किया जा सकता है, लेकिन 2 महीने की पूर्व सूचना के साथ किया जा सकता है। 2 मंथ के प्रायर नोटिस के साथ ही ऐसा किया जा सकता है। तो आपराधिक कार्यवाही तो शुरू ही नहीं किया जा सकता। देखो, इसके पीछे एक तर्क यह है कि जो राष्ट्रपति होते हैं वो देश के महामहिम के रूप में जाने जाते हैं। तो अगर उन्हें आपराधिक मुकदमा होगा तो एफआईआर होगा, और एफआईआर कहां होगा? पुलिस स्टेशन में। और एसएचओ साहब करेंगे, स्टेशन हाउस ऑफिसर, जो कि बहुत पुलिस हायरार्की में बहुत छोटा पद है और राष्ट्रपति की तुलना बहुत छोटा है, और उसे ही गिरफ्तार करने का अधिकार होगा। ये कहीं से तर्कसंगत लग रहा है कि एक हेड ऑफ द स्टेट को एक छोटा सा दरोगा गिरफ्तार कर रहा। ये अतार्किक बात है। इसलिए कहते हैं ना कि अगर राष्ट्रपति की गाड़ी कहीं से गुजर रही है
और उनकी गाड़ी से किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, तो राष्ट्रपति के विरुद्ध कोई मुकदमा नहीं होगा, वो राज्य के विरुद्ध मुकदमा होगा जिस राज्य में उनकी गाड़ी गुजर रही थी। क्यों? क्योंकि ये स्टेट का फेल्यूर है कि उनकी गाड़ी के आगे कोई व्यक्ति आ पाया, वो रोड क्लियरेंस वगैरह नहीं कर पाए, वो विधि व्यवस्था को मेंटेन करने में राज्य असफल रहा है और इसके लिए उस पर मुकदमा दायर किया जाएगा, लेकिन राष्ट्रपति पर मुकदमा नहीं होगा, क्योंकि राष्ट्रपति तो महामहिम है ना, हेड ऑफ द स्टेट है, और वही लागू होता है राज्यपाल के लिए एक राज्य के भीतर, क्योंकि एक राज्य जैसे बिहार राज्य का जो कार्यकारी प्रधान है, जो संवैधानिक प्रधान है, वो बिहार के राज्यपाल हैं। तो इन्हें वो विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां दिया गया है। अरे बड़े गए सीखे गुनाह भाई, अरे ना होता है घर में छुट्टी ना होता है, डीएम ने आदेश दिया, अरे फिर हमको भी डीएम बनना है भाई, जहाँ से उसे क्या मिले, सिलेबस भी देखना है भाई, क्या हुआ जी? जो जरूरत थी, तो इनके बारे में ध्यान रखना, राष्ट्रपति या राज्यपाल को पद पर रहते हुए किसी भी शक्ति या कर्तव्य के प्रयोग हेतु मुकदमा नहीं किया जा सकता है, न्यायालय में चुनौती नहीं दिया जा सकता, उनके खिलाफ कोई आपराधिक कार्रवाई शुरू नहीं होगा, उनकी गिरफ्तारी नहीं हो सकती है, उनकी कारावास नहीं हो सकता है। हाँ, दीवानी मामले सिविल अफेयर शुरू किया जा सकता है, लेकिन 2 महीने की पूर्व सूचना के साथ शुरू किया जा सकता है, अदरवाइज नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है, संसद या विधान मंडल का कोई सदस्य यानी कि एमपी या एमएलए या एमएलसी को कोई भी सदस्य सत्र के दौरान आपराधिक या सिविल के किसी भी मामले में अदालत के समक्ष पेश होने के लिए बाध्य नहीं है। तो कोई यह व्यवस्था क्यों किया गया है कि जब विधानसभा का यानी कि विधान मंडल का सत्र चल रहा हो या संसद का सत्र चल रहा हो, तो संसद के सत्र चलने के शुरू होने के 40 दिन पहले और 40 दिन बाद उनके सदस्य को ना तो गिरफ्तार किया जा सकता है और ना ही किसी मुकदमे में मतलब गवाह के रूप में साक्षी होने के लिए बाध्य किया जा सकता है। इसका उद्देश्य है सत्र की कार्यवाही को सुनिश्चित करना कि अबाधित रूप से बिना किसी व्यवधान के संसद का सत्र चलता रहे, और यही चीजें राज्य के विधानमंडल के सत्रों पर भी लागू होती है। वहीं सांसदों और विधानमंडल के सदस्यों को सदन के पटल पर अपनी आवाज रखने के लिए, भाषण देने के लिए, वोट देने के लिए किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दिया जाएगा। मान लो एक विधेयक सरकार ने लाया, उस विधेयक पर चर्चा के दौरान उन्होंने कुछ वैसी बातें कह दी जो कि एक अपमानजनक थी, इसके लिए उन पर मुकदमा नहीं होगा। अक्सर देखा होगा, आपने सुना होगा, लेट मुलायम सिंह यादव, उन्होंने आप जब बलात्कार के मुद्दे पर संसद में चर्चा के दौरान उनके मुंह से अनायास ही निकल गया कि युवा है, गर्म खून है, गलतियां तो करेगा ही। अब इंटेंशन क्या रहा होगा मुझे नहीं पता, लेकिन यह शब्द कहीं ना कहीं उन कुंठित मानसिकता वाले व्यक्ति जिनमें बलात्कार की प्रवृत्ति पाई जाती है, उनको एक तरह से बढ़ावा दे रहा है। उनके ऐसे कृत्यों को, कृत नहीं कुकृत्यों को, इविल एक्शंस को एक तरह का प्रमोशन मिल रहा है, एक तरह का लीगल वैलिडिटी मिल रहा है, क्योंकि संसद के पटल पर यह बात कही जा रही है। अगर यही बात बाहर कहीं कहा जाता तो यह महिलाओं के अधिकारों का अपमान होता, महिलाओं के गरिमा का अपमान होता, और जिसके लिए मुलायम सिंह यादव जी पर कुछ नहीं होता है, मुकदमा दर्ज किया जा सकता था, उनको दंड भी मिलता। लेकिन चूंकि उन्होंने यह शब्द संसद के पटल पर कहा था, इसलिए संसद में हंगामा मचा कि मुलायम सिंह यादव को माफी मांगनी चाहिए। मुकदमा नहीं हुआ, माफी मांगने की बात किया गया। समझ में आई? यही चीजें अगर कोई भी सदस्य, क्योंकि सदन का पटल क्या है,
सदन का पटल वह मंच है जहां से प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक सांसद और राज्यों की बात करें तो विधानसभा के सदस्य, विधान परिषद के सदस्य बिना डर, भय या पक्षपात के अपनी आवाज को जनता के तरफ से उठा सकता है। अगर सदन पर कहे गए बातों के लिए उन्हें न्यायालय में घसीटा जाएगा, तो फिर वो तो लोकतंत्र में आवाज उठा ही नहीं पाएंगे। और लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आजादी तो महत्वपूर्ण है, और यह आजादी उनको दिया गया है ताकि वो जनता की आवाज को उठा सकें। साथ ही साथ विदेशी संप्रभु, राजनयिक या राजदूतों को भी उनके खिलाफ कोई सिविल या आपराधिक कार्यवाही शुरू नहीं किया जाता है। आपने रामायण की कहानी तो सुना ही होगा। उसके अंतर्गत जब युद्ध अवश्यम भावी हो गया था, तो राम के दूत के तौर पर अंतिम प्रयास के रूप में कौन पहुंचे? राजा अंगद पहुंचे रावण के दरबार में। बिल्कुल उसी तरीके से कि महाभारत युद्ध के पहले युद्ध को रोकने के अंतिम प्रयास के तौर पर श्री कृष्ण पहुंचे थे, और जहां श्री कृष्ण के साथ अभद्र व्यवहार किया था दुर्योधन ने, तब श्री कृष्ण ने कहा था कि दुर्योधन, तुम एक राजदूत पर को बंदी बनाओगे? क्या तुम दूत को बंदी बनाओगे? ये एक राजा को शोभा नहीं देता है, क्योंकि दूत को बंदी नहीं बनाया जाता। दूत चाहे कितना भी कठिन शब्द कहे, उसे बंदी नहीं बनाया जाएगा और ना ही उसे दंडित किया जाएगा, क्योंकि दूत जो कुछ शब्द कह रहा होता है, वो शब्द उस दूत के अपने शब्द नहीं होते हैं, बल्कि उस व्यक्ति के शब्द होते हैं जिसके द्वारा उस दूत को भेजा गया है। अच्छा। तो जब अंगद पहुंचता है, अंगद ने बड़ी बड़ी बातें करता है, तो रावण के दरबार में उसको बंदी बनाने की बात किया जाता है। क्या बंदी बनाना संभव था? नहीं था। सेम चीजें आज के कंटेक्स्ट में भी लागू होती हैं। जैसे दूसरे देशों के साथ संबंधों को स्थापित करने के लिए, जिसे डिप्लोमेटिक रिलेशन कहते हैं, राजनयिक संबंध कहा जाता है। एक देश दूसरे देशों में, एक दोनों देश एक दूसरे के देशों में राजदूतों की नियुक्तियां करता है, राजदूत कार्यालय की स्थापना करता है। तो राजदूत कार्यालय या राजदूत को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचा जाता। अब मान लो पाकिस्तान के राजदूत इंडिया में हैं। अब पाकिस्तान क्या करता है? भारत के साथ बहुत ही बड़ी गलतियां करता है, जो अक्सर वो करता रहता है। पाकिस्तान मतलब हम तो यही समझते हैं कि पाकिस्तान के लोग नहीं, बल्कि पाकिस्तान की जो व्यवस्था है, एक शर्म की, वो अपनी सभी हदों को पार कर गया है, जिसका मूल जो भाव है वो आतंकवाद के सहारे ही अपने आप को मजबूत बनाने की है, जो कि सरासर गलत भी है, मानवीय तौर पर भी और एक कानूनी तौर पर भी। लेकिन वो तो करता रहता। तो अगर पाकिस्तान ने कोई घटना करता, जैसे हाल ही में हमारे सेना के जवानों के एक ट्रक पर ग्रेनेड से हमला किया गया, जिसमें हमारे 5 जवान शहीद हो गए, ये एक उसकी गलत योजना थी। तो ऐसा नहीं है कि चलो पाकिस्तान ने गलती किया तो पाकिस्तान के राजदूत भारत में हैं, उनको मार डालते, नहीं। उनको विशेष सुरक्षा दिया जाता है, क्योंकि वो देश के राजदूत है, एक तरह से दोनों देशों के बीच कनेक्टर के तौर पर काम करता है। तो अगर उनके द्वारा कोई अपराध किया जाता है, तो उन्हें उनके विरुद्ध ना तो भारत में कोई सिविल या आपराधिक कार्यवाही किया जाएगा, बल्कि उन्हें उनके गृह देश भेज दिया जाएगा कि वापस लौट जाइए भैया, आप जैसे राजदूत हमें नहीं चाहिए। ये आपको समझ में आना चाहिए, ये समानता के अपवाद हैं। आगे बात करते हैं कानूनों के समान संरक्षण, यानी इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की बात करते हैं। ये इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ क्या है, समझना है इसको। हाँ। भारत हमार विचार जानता है। कानूनों का समान संरक्षण, कोई अर्थ ये नहीं है। जब हम कानूनों के समान संरक्षण की बात करते हैं, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की बात करते हैं, इसका मतलब क्या होता है? कानूनों का समान संरक्षण का मतलब है
कि असमान के साथ असमान व्यवहार और समान के साथ समान व्यवहार, यानी कि अलग अलग व्यवहार की बात करता है, भिन्न भिन्न व्यवहार की बात करता है, जिसे डिफरेंशियल ट्रीटमेंट कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं? इसको डिफरेंशियल ट्रीटमेंट कहा जाता है। इसे ध्यान से समझना। आप बहुत सारे जो मामले चलते रहते हैं सुप्रीम कोर्ट में, उसके निहितार्थ को समझ पाओगे। डिफरेंशियल ट्रीटमेंट का मतलब क्या होता? डिफरेंशियल ट्रीटमेंट का मतलब होता है अलग अलग स्थिति वाले लोगों के साथ अलग अलग प्रकार से व्यवहार करना, यानी समान परिस्थिति वाले व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार करना, ये देखने को मिलता है डिफरेंशियल ट्रीटमेंट। समान परिस्थिति वाले समान परिस्थिति वाले व्यक्तियों के साथ समान परिस्थिति वाले व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार करना। क्या करना? समान परिस्थिति वाले व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार करना। क्योंकि एक बात मैं आपको समझाना चाहता हूं, आपको आप लोकतंत्र का तात्पर्य क्या समझते हो? क्या लोकतंत्र का तात्पर्य सभी के समान व्यवहार से है, या लोकतंत्र का तात्पर्य असमान को समान खुद मत व्यवहार, हम मतलब मानिए। असमान को समान बनाने से भी है? समान बनाने से भी है। तो यहां समझना, लोकतंत्र का तात्पर्य, लोकतंत्र का फिर उद्देश्य या व्याकरण तात्पर्य जो दिमाग ये खाली सभी के है। साथ, लोकतंत्र का तात्पर्य सभी के साथ समान, लोकतंत्र का उद्देश्य सभी के साथ समान व्यवहार, केवल समान व्यवहार से नहीं है, बल्कि असमान को समान स्तर पर लाना भी है। असमान को समान स्तर पर लाना भी है। क्या है? समान स्तर पर लाना भी है। ये ध्यान रखना। बात समझ में आया? यानी लोकतंत्र जो है, डेमोक्रेसी की जब हम बात करते हैं, लोकतंत्र का उद्देश्य जो है, वो सभी के साथ केवल समान व्यवहार से नहीं है, इक्वल ट्रीटमेंट से नहीं है, बल्कि असमान को समान स्तर पर लाना भी कानूनों लोकतंत्र का तात्पर्य होता है। इसीलिए जो कानून का समान संरक्षण है, वो डिफरेंशियल ट्रीटमेंट की बात करता है। अब एक बात समझना, इसका मतलब ये क्या हुआ? इसका मतलब कानूनों की समान संरक्षण की बात करें तो यह अवधारणा कहाँ से लिया गया है? यह अवधारणा अमेरिका से लिया गया है। कहाँ से? यह अवधारणा अमेरिका से लिया गया है। यह अवधारणा अमेरिका से लिया गया है। साथ ही साथ ये भी आपको ध्यान रखना कि अमेरिका से लिया गया है, और यह कैसी अवधारणा है? यह सकारात्मक अवधारणा है। पॉजिटिव की बात कर रहा है। कैसा है? यह सकारात्मक अवधारणा है, क्योंकि ये असमान को समान स्तर पर लाने की भी बात करता है। इसलिए कैसी अवधारणा है? ये समान सकारात्मक अवधारणा है, और यह सकारात्मक भेदभाव की अनुमति देता है। यह सकारात्मक भेदभाव की
अनुमति देता है। सकारात्मक भेदभाव का मतलब क्या होता है? 1 घंटा के बाद 1 घंटा और चलेगा नहीं? यह सकारात्मक भेदभाव की अनुमति देता है ना? ये आपको समझना है। कानूनों का समान संरक्षण, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता? इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ कहा जाता है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो ये 2 पॉइंट बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। क्यों? देखो, इसका एग्जाम्पल मैं समझाता हूँ। यहाँ देखो, इस तस्वीर को देखो आप। 2 शब्द है, एक है इक्वालिटी और एक है इक्विटी। अब देखो, एक बात देखो, इस पिक्चर में देखो, इस रेड टी शर्ट वाले जो व्यक्ति की ऊंचाई है वो ज्यादा है, जबकि इस महिला की जो ऊंचाई है वो कम है, और इस बच्चे की ऊंचाई तो और कम है, लेकिन तीनों को बराबर टेबल दे दिया। अब तो लोकतंत्र कहेगा कि देखो भैया, हमने किसी के साथ भेदभाव नहीं किया, हमने सबको बराबर टेबल दे दिया। अब बताओ, क्या ये सही है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। ये तो एक तरह का भेदभाव ही है ना, क्योंकि तीनों की ऊंचाइयां अलग अलग है, और तीनों को एक ही ऊंचाई का टेबल दे दिया। तब तो मामला बिगड़ गया। तब तो मामला क्या हो गया? बिगड़ गया ना। क्योंकि ये व्यक्ति तो आराम से स्टेडियम में चल रहे खेल का आनंद ले सकता है, परंतु इस महिला को स्टेडियम के में चल रहे खेल का आनंद लेने में बड़ी कठिनाई हो रही है। वहीं इस बच्चे का तो खेल का आनंद ले ही नहीं पा रहा। तो होना क्या चाहिए? इक्विटी होना चाहिए। यानी इस रेड कलर के टी शर्ट को किसी भी प्रकार के टेबल की जरूरत नहीं है, ये आसानी से देख सकता है। इसको टेबल छोटा है ताकि ये भी आसानी से देख सके, लेकिन इस बच्चे का टेबल बड़ा होना चाहिए ताकि ये भी स्टेडियम में खेल का आनंद ले सके। ये विशेषाधिकारों की अनुपस्थिति की बात कर रहा है कि हम किसी के साथ किसी को भी किसी भी प्रकार का विशेषाधिकार नहीं दे रहे। एक तरह से तो ठीक बात है, लेकिन ठीक क्यों नहीं है? क्योंकि समानता यह भी कहता है कि सबको समान अवसर मिलना चाहिए। यानी इस खेल का आनंद लेने का अवसर प्रत्येक को मिलना चाहिए। इसके लिए कुछ डिफरेंशियल ट्रीटमेंट करना होगा, और यही तो डिफरेंशियल ट्रीटमेंट है, जिसे इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ के नाम से जाना जाता है। जिसे किस नाम से जाना जाता? इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ के नाम से जाना जाता, जो विशेष वर्ग के संबंध में विशेष व्यवस्था करने का अधिकार देता है। यही तो है, सकारात्मक भेदभाव की अनुमति देता है। एक संदर्भ में मैं आपको समझाता हूं। ऐसे समझिए, एक बड़ा मोटा चौड़ा व्यक्ति है और एक दुबला पतला व्यक्ति है। क्या दोनों को समान भोजन की आवश्यकता होगी? उत्तर है नहीं। मोटू व्यक्ति को अधिक भोजन चाहिए, पतलू व्यक्ति को कम भोजन चाहिए, और आप दोनों को बराबर भोजन दो और आप कहो हमने तो बिल्कुल सबके साथ समान व्यवहार किया। जाने दीजिए ना परंतु ये सब यह समान व्यवहार भी अपने आप में क्या है? एक असमान व्यवहार है। एक और एग्जाम्पल समझ लो। मेरे जैसा पतलू टाइप के व्यक्ति को खली जैसी हट्टे कट्टे व्यक्ति के सामने खड़ा कर दो और बोलो कुश्ती लड़ो। बताओ, उचित होगा? नहीं होगा। एक व्यक्ति जो बीमार है, एक व्यक्ति जो विकलांग है, और एक व्यक्ति जो ठीक ठाक दोनों पैरों से चल सकता है, और दोनों को रेस में खड़ा कर दे और बोले 200 मीटर का रेस है, 10 मिनट मिलेगा, भाग के आओ। क्या उचित है? नहीं। अरे कहाँ पढ़ाएंगे जो विकलांग व्यक्ति जो चलने में थोड़ा असमर्थ है, जो धीरे चल पाता है, उसकी जो 100 मीटर नहीं होना चाहिए, उसको केवल 50 मीटर मिलना चाहिए, और जबकि समान व्यक्ति को 100 मीटर मिलना चाहिए। अब समझ में आ रहा होगा आपको कि कुछ विशेष वर्गों के लिए क्यों विशेष व्यवस्था किया जाता है। अब एक बात और समझो। अरे पानी लगेगा जाओ। एक गांव में लड़का रह रहा है और एक शहर में रह रहा है, और शहर का लड़का अमीर बाप का बेटा है जिसके पास सारे संसाधन हैं। कमरे में एसी है, पढ़ने के लिए बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट हैं, अलग अलग विषयों के अलग अलग शिक्षक हैं, महंगे स्कूलों में जाता है, सारी फैसिलिटी है, ऐसो आराम की सारी सुविधाएं उपलब्ध है। उसके यहाँ ना तो कभी बिजली जाती है, और वो खूब अच्छे से पढ़ाई कर रहा। एक गांव का व्यक्ति है,
जो छोटे से घर में रह रहा, उसके यहाँ ना तो बिजली की सुविधा है, ना तो वर्तमान इलेक्ट्रॉनिक गैजेट की सुविधा उपलब्ध है, ना तो उन्हें कोई शिक्षक ट्यूशन के रूप में उपलब्ध है, और वो भी पढ़ रहा है। अब बताओ, क्या दोनों से आप समान अपेक्षा रख सकते हो? नहीं, आप दोनों से समान अपेक्षा नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते? क्योंकि दोनों की जो अवस्थाएँ हैं, वो अलग-अलग है। दोनों की जो अवस्थाएँ हैं, वो अलग-अलग देखने को मिलता है। जो अवस्था शहरी लड़के की है, क्या वही अवस्था ग्रामीण लड़के की है? नहीं। तो को जो ग्रामीण लड़का है, उसके लिए तो कुछ विशेष छूट होना चाहिए ना, उसको तो कुछ स्पेशल प्रिविलेज मिलना चाहिए ना, और वही तो कर रहा। समाज में जितनी महत्व लड़कों को मिलता है, एक घर जो है माता-पिता, अब सोच के भी देखो, माता भी महिला होती है, फिर भी वो बेटियों को उस स्तर की शिक्षा देने की पक्षधर नहीं होती हैं, जिस स्तर की शिक्षा वो बेटों को देना चाहती हैं। अब दोनों की शिक्षा का मानक तो अलग-अलग रहा, क्योंकि दोनों को, एक लड़का को महँगे स्कूलों में भेजा गया, हाई-फाई स्कूलों में भेजा गया, और लड़की को किसी सामान्य टोले-मोहल्ले के स्कूल में भेज दिया गया। दोनों पढ़ा, दोनों 10वीं पास किया। यूपीएससी। लेकिन क्या दोनों की योग्यता का मानक समान होगा? और अगर रोजगार में आप भर्ती कर रहे हो और दोनों से कहो कि नहीं, दोनों बिल्कुल बराबर होगा, उचित होगा? नहीं उचित होगा। यही तो है कानूनों का समान संरक्षण। ऐसा नहीं है कि कानून सबको एकदम बराबर तरह से लागू कर दो, नहीं। अनइक्वल ट्रीटमेंट भी कभी-कभी इक्वालिटी के लिए जरूरी है, और यह अनइक्वल ट्रीटमेंट को ही तो दिखा रहा ना। ये आपको क्लियर होना चाहिए। चलिए आगे समझते हैं। क्या हुआ? अब बात करते हैं दो चीजों की, दो पॉइंट को समझना। आर्टिकल 14 और क्या-क्या बातों की चर्चा करता है। आर्टिकल 14 और क्या-क्या प्रावधान देता है। तो आर्टिकल 14 के अंतर्गत दो बातें और सुनिश्चित होती हैं। एक तो युक्ति युक्त वर्गीकरण, और दूसरा प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत सुनिश्चित होता है, जिसे नैसर्गिक न्याय की धारणा कहा जाता है। यानी आर्टिकल 14 को अगर हम देखें, तो इससे जुड़े हुए जो और प्रावधान क्या है? संबंधित प्रावधान, संबंधित प्रावधान क्या क्या है? तो पहला प्रावधान है नैसर्गिक न्याय। नैसर्गिक न्याय की अवधारणा। नैसर्गिक न्याय की अवधारणा। नैसर्गिक न्याय का मतलब क्या होता है? नैसर्गिक न्याय का मतलब होता है प्राकृतिक न्याय, नेचुरल जस्टिस। प्राकृतिक न्याय, नेचुरल जस्टिस। और ये क्या कहता है? ये कहता है कि सभी मनुष्य प्रकृति में समान रूप से जन्म लिया है। अरे तोरी माँ के चलो हम मिले कहाँ? एक साल में एक बार आता है, समझ आ? सभी मनुष्य पागल कर दिया जो है, है पागल पागल। प्रकृति में, सभी मनुष्य प्रकृति में समान रूप से जन्म लिया है। क्या किया है? सभी मनुष्य प्रकृति में समान रूप से जन्म लिया है, अतः सभी समान है। अतः सभी समान है। ऐसा नहीं कि कोई ऊंच नीच है, कोई छोटा बड़ा है, नहीं। क्योंकि प्रकृति में सभी को क्या है? बिल्कुल समान रूप से जन्म लिया है, इसलिए सभी मनुष्य क्या है? समान है। यही प्राकृतिक न्याय होता है। देखो, यदा कदा आप सुनते होंगे कि न्यायालय ने उसके प्राकृतिक न्याय को नहीं माना। कहने का मतलब क्या है? देखो, एक व्यक्ति के बारे में आप सुनोगे ना, मान लो कि कोई ट्रायल चल रहा है, कोई सुनवाई चल रही है किसी मामले पर, और मेरे पक्ष को सुना ही नहीं गया, मुझे सजा सुना दिया गया, तो मेरे प्राकृतिक न्याय की अवहेलना हुआ ना। आप एक ही पक्ष को सुने, तो एक पक्ष को आपने सुना, यानी कि एक पक्ष को आपने विशेषाधिकार दिया।
जबकि आपने मेरी नहीं सुनी, मेरे पक्ष को जानना भी ज़रूरी नहीं समझा और मुझे दंड सुनाया, यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन है। यह Evangelho नैसर्गिक Marobeti न्याय की भावना Johannes का Bala उल्लंघन Pavlovich है ना? ये क्या है? Beccari. नैसर्गिक न्याय की भावना का उल्लंघन है। दूसरा, सेकंड जो देता है, उचित वर्गीकरण की अनुमति देता है। उचित वर्गीकरण की अनुमति देता है, रीजनेबल क्लासिफिकेशन की बात करता है। किसकी? रीजनेबल क्लासिफिकेशन की बात करता है। इसे ध्यान से हम समझते हैं कि रीजनेबल क्लासिफिकेशन क्या होता है। देखो, वैसे तो यहाँ अगर समझो तो आर्टिकल 14 का एक अपवाद है जिसे रीजनेबल क्लासिफिकेशन कहा जाता है, उचित वर्गीकरण। वर्ग का मतलब क्या होता है? वर्ग शब्द का मतलब होता है लोगों का एक समरूप समूह जो एक साथ समूहित होते हैं क्योंकि उनमें कुछ विशेषताएं समान होती हैं। और यहाँ ध्यान रखना, आर्टिकल 14 किसी ऐसे कानून की अनुमति नहीं देता है ना? आर्टिकल 14 किसी ऐसे कानून की अनुमति नहीं देता है जो वर्गीकरण का प्रावधान करता है, लेकिन कभी-कभी इसकी अनुमति उचित उद्देश्यों के लिए दी जा सकती है। कहने का तात्पर्य है कि संविधान वर्गीय भेदभाव का निषेध करता है। संविधान संविधान वर्गीय भेदभाव संविधान वर्गीय भेदभाव का निषेध करता है, जबकि वर्गीकरण की अनुमति देता है। जबकि वर्गीकरण की अनुमति Parvene che sarà देता है। matta chat गया आई स्कूल ragazzo लेकिन वर्गीकरण कैसा होना चाहिए? क्या मनमाना वर्गीकरण? नहीं, ये वर्गीकरण मनमाना ना होकर के उचित वर्गीकरण होना चाहिए जिसे रीजनेबल क्लासिफिकेशन कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है? उचित वर्गीकरण कहा जाता है, रीजनेबल क्लासिफिकेशन कहा जाता है। ये हमें समझने की आवश्यकता है। रीजनेबल क्लासिफिकेशन कहते हैं, उचित वर्गीकरण कहा जाता है। अब इसे समझते हैं कि उचित वर्गीकरण क्या होता है और उचित वर्गीकरण को जो मान्यता दिया गया है, वो क्यों दिया गया है ना? इन दोनों बातों को हम समझते हैं। देखो, निर्धारित मानदंड कहता है कि वर्गीकरण मनमाना नहीं होना चाहिए। वर्गीकरण मनमाना नहीं होना चाहिए, यानी इंटेलिजिबल डिफरेंसिया होना चाहिए, उचित वर्गीकरण होना चाहिए, है ना? इसका मतलब क्या हुआ? वर्गीकरण मनमाना नहीं होना चाहिए, बल्कि उचित वर्गीकरण होना चाहिए, रीजनेबल क्लासिफिकेशन होना चाहिए। वहीं दूसरा पॉइंट जो हम देखें, वो कहता है वर्गीकरण के पीछे तर्कसंगत उद्देश्य होने चाहिए। तर्कसंगत उद्देश्य का मतलब क्या होता है कि जो आप वर्गीकरण कर रहे हो और जो उद्देश्य हो, उन दोनों में एक साम्यता होनी चाहिए, है ना? जो आप वर्गीकरण कर रहे हो और जो है, कहने का मतलब है कि अंतरक व अधिनियम में, अंतरक मतलब जो आप अंतर कर रहे हो और अधिनियम में क्या होना चाहिए कि उद्देश्य में तार्किक संबंध हो। अंदर होएगा बाहर रहता है अंतरक अंदर को बात बताएंगे जो ऐसा नहीं भग व अंतरक व अधिनियम के बीच, अंतरक व अधिनियम के बीच तार्किक संबंध होना चाहिए। तार्किक संबंध यानी कि संबंध कैसा हो? तार्किक, रीजनेबल रिलेशनशिप होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मनमाना जो आया उसके आधार पर वर्गीकरण कर दिया। नहीं, मनमाना नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार तो व्यक्ति को स्वयं एक वर्ग माना जा सकता है। ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने कहा ही है, जैसा कि मैंने यहाँ बताया आपको।
कि तुम बोलो। कुछ विशेषताएं समान होती है। और यहाँ पे बताया है, देखो मैं यहाँ पे नोट करके पॉइंट लिख देता हूँ। खराब हो गई है। और नोट करके पॉइंट क्या है कि सर्वोच्च न्यायालय के वर्गीकरण के अनुसार पढ़ाते तो बढ़िया है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार एक व्यक्ति को भी सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार व्यक्ति को एक स्वयं वर्ग माना जा सकता है। व्यक्ति को जानते हो तो कहानी एक वर्ग माना जा सकता है। अरे छोड़िए, जाने दीजिए। यानी कि एक ही व्यक्ति को वर्ग माना जा सकता है, माना जा सकता है। यहाँ पे मैं थोड़ा क्लेरिफाई कर देता हूं के अनुसार स्वयं एक व्यक्ति को स्वयं एक व्यक्ति को एक वर्ग माना जा सकता है, और फिर उसके साथ जो वर्गीकरण की अनुमति है वो दिया जा सकता है। ये चीजें आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो अब दोनों बातों को समझ लेते हैं। यहाँ जो दोनों पॉइंट है, एक तो उचित वर्गीकरण इंटेलिजिबल डिफरेंसिया, और एक आंतरक व अधिनियम के बीच तार्किक संबंध को, दोनों को हम समझ लेते हैं ताकि एग्जामिनेशन में क्वेश्चन अगर आया आपसे तो आपकी गलतियां नहीं होनी चाहिए, है ना। और यहाँ पे क्या है, वर्गीकरण है, क्लासिफिकेशन। साला खराब कर दिया। और यहाँ क्या कहता है, बोधगम्य अंतरक। इन चीजों को बोझिल मत बनाइएगा, बहुत ध्यान से बारीकी से चीजों को समझिएगा। बोधगम अंतरक एक संवैधानिक शब्द है। इसका मतलब होता है इंटेलिजिबल डिफरेंसिया। इंटेलिजिबल डिफरेंसिया, क्योंकि मैंने क्या बताया था, डिफरेंशियल ट्रीटमेंट का अधिकार है। इंटेलिजिबल डिफरेंसिया, इंटेलिजिबल डिफरेंसिया का मतलब क्या है। इंटेलिजिबल डिफरेंसिया का मतलब है कि जो वर्गीकरण किया जा रहा है, जो क्लासिफिकेशन किया जा रहा और जिस आधार पर भेदभाव किया जा रहा है वो युक्त होना चाहिए। यानी इसका मतलब क्या है, जिस आधार पर भेदभाव किया जा रहा है जिस आधार पर भेदभाव किया जा रहा है वह युक्त होना चाहिए। यानी भेदभाव का आधार मनमाना नहीं होना चाहिए, युक्त होना चाहिए। ये बात करता। अब जैसे एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे भौगोलिक। सब चुराइए लिया। जैसे पहला क्या है, भौगोलिक। अब आप देखे होंगे कि जो हमारे देश में कुछ ऐसे क्षेत्र हैं, फॉर एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं बात करूं तो नॉर्थ ईस्ट का इलाका, भारत का जो उत्तर पूर्वी राज्य का इलाका है, उत्तर पूर्वी राज्य के इलाकों के लोगों को अगर आप देखो, उनकी जो हाइट होती है वो छोटी होती है। अब आपको पता है इस सेना में भर्ती के लिए ऊंचाई का एक मानक तय किया गया है। अगर सेना में जो भर्ती के लिए जो ऊंचाई का मानक है और वही मानक को समान रूप से लागू कर दिया जाए तो नॉर्थ ईस्ट के लोग तो कभी भी सेना में भर्ती हो ही नहीं पाएंगे। ये क्या है, एक तरह का, यह एक तरह का तो फिर भेदभाव हो जाएगा ना उत्तर पूर्वी राज्य के लोगों के साथ। तो यहीं पे कहता है भौगोलिक आधार, है ना, जो भौगोलिक आधार कहने का मतलब है कि उत्तर पूर्वी राज्य के निवासियों को उत्तर पूर्वी राज्य के
लोगों को अरे बाप रे बाप। सेना में भर्ती लोगों को सेना अरे में एक बार ख्याल भर्ती नहीं पड़ी यार, छोड़ो उसे, हटाओ यार। हेतु ऊंचाई में छूट मुड़ी छोड़ो, हटाओ, जाने दो बात को, हटाओ। ऊंचाई में छूट। आप कहोगे कि सर यह तो एक प्रकार का भेदभाव है ना। जी हाँ, है तो एक प्रकार का भेदभाव, लेकिन ये जस्टिफाइड डिस्क्रिमिनेशन है, बढ़िया तो जिसका बढ़ा बढ़ाया आधार शायद तुमने। औचित्यपूर्ण है। जिसका आधार क्या है? औचित्यपूर्ण देखने को मिलता है। वहीं उत्तर पूर्वी राज्य के लोगों को सेना में भर्ती में कुछ छूट है। न केवल सेना में, बल्कि सैनिक या असैनिक, अगर इसको मैं ठीक से लिखूं, उत्तर पूर्वी राज्य के लोगों को सैनिक व असैनिक सेवाओं में सैनिक व असैनिक सेवाओं में शारीरिक शारीरिक विशेषता में छूट। विशेषता में छूट या शारीरिक योग्यता में छूट। कुछ ऐसे प्रकार के और एग्जाम्पल देख लो। दूसरा है कराधान का नियम, टैक्सेशन। क्या टैक्सेशन सभी से एक प्रकार का लिया जाता है? नहीं। ज्यादा आय वाले लोगों से ज्यादा वसूला जाता है और कम आय वाले लोगों से कम वसूला जाता है। अब आप बोलोगे सर यह तो एक तरह से समानता का अधिकार का उल्लंघन है। बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वो जस्टिफाइड है। और जस्टिफाइड इसलिए है क्योंकि अगर डिफरेंशियल ट्रीटमेंट नहीं करता तो फिर गरीब क्यों ज्यादा देगा? गरीब क्यों ज्यादा देगा? ये तो बात बिगड़ जाएगी ना। इसके अलावा शिक्षा शिक्षा का अधिकार, जैसा कि मैंने आपको एग्जाम्पल दिया थोड़ी देर पहले, गांव का बालक, शहर का बालक, शिक्षा का आधार। ऐतिहासिक आधार, ऐतिहासिक आधार है ना। अरे जाओ नहीं मतलब दादा को बैठा है ऐतिहासिक तौर यार। पर कुछ वर्ग काफी पिछड़ा हुआ था, तो उसको कुछ छूट दिया जा सकता है ताकि उसको भी समाज में आगे बढ़ाया जा सके। राज्य के पक्ष में हो, राज्य के पक्ष में विशेष छूट, जैसे कुछ जो लोग होते हैं वो अपने यहाँ निवास का प्रावधान कर लेते हैं कि केवल उसी राज्य के लोग हो सकते हैं। तो ये सारी चीजें क्या हैं? ये सारी चीजें छूट दिया गया है। और यह एक तरह का कैसा आधार बता रहा है? यह एक तरह का अगर देखा जाए तो ये बेसिकली बता रहा है, जस्टिफिएबल की बात कर रहा, पॉजिटिव की बात कर रहा, सही की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा? ये सही की बात कर रहा है। ये आधार बिल्कुल सही है, तभी तो कहता है। दूसरा मैंने कहा अंतरक यानी वर्गीकरण व अधिनियम में तार्किक संबंध हो। देखो एक एग्जांपल मैं इसका बताता हूं। 2019 में 2019 में अगर बात किया जाए, 2019 में नागरिकता संशोधन अधिनियम लाया गया, जो कि 1955 के नागरिकता अधिनियम में संशोधित किया गया। इसकी मैंने चर्चा पहले भी आपके साथ किया। उस अधिनियम में 3 देश और एक निश्चित तिथि को तय किया गया, 31 दिसंबर 2014 से पहले अगर पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से लोग भारत आते हैं, जो कि 6 अल्पसंख्यक समुदाय से हों, हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख, ईसाई और पारसी, अगर ये 6 समुदाय से हों तो उन्हें भारत में नागरिकता प्रदान किया जाएगा। अब इसकी हाय तौबा हुई कि यह तो गलत है, लेकिन सरकार ने जस्टिफाइड किया कि मेरा वर्गीकरण सही है, क्योंकि ये जो 3 देशों से लोग आए हैं, ये जिस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, उन कम्युनिटी का
उन देशों में जिस प्रकार से जो चीज़ें देखने को मिलती हैं, तो उन देशों में बहुत ज़्यादा ये एक तरह से एक्सप्लॉइटेशन फेस किए हैं। और साथ ही साथ कहा कि ये तो हमारा दे हम एक संप्रभु राष्ट्र होने के नाते कुछ विशेष तय करने का अधिकार है। हमारा इंटेंशन बिल्कुल ठीक है, लोगों को भला करना, हम किसी के साथ भेदभाव नहीं कर रहे। क्योंकि सरकार ने साफ शब्दों में कहा कि हम यहाँ धार्मिक प्रताड़ना की बात कर रहे हैं और किसी भी संप्रभु राष्ट्र को शब्दों को व्याख्या करने का अधिकार है और धार्मिक प्रताड़ना हमने रखा है। और धार्मिक प्रताड़ना के अंतर्गत ये 3 देश हैं, ये मुस्लिम बहुल राष्ट्र हैं, यहाँ की मूल धर्म मुस्लिम है। तो हम कैसे ये अपेक्षा कर कर लें कि एक मुस्लिम देश में मुस्लिम धर्म के व्यक्ति के साथ मुस्लिम करोगे धर्म के आधार पर भेदभाव किया जा रहा हो? जो कि धार्मिक आधार पर तो भेदभाव नहीं होगा ना। अरे जब 2 लोग एक ही धर्म को मानते हैं, तो फिर धार्मिक आधार पर भेदभाव कैसे हो सकता है? नहीं होगा ना। और यही चीज सरकार ने बताया कि नहीं, हमारा वर्गीकरण और अधिनियम में बिल्कुल तार्किक संबंध है। सरकार ने इस तराजू पर तौल कर दिखा दिया कि बिल्कुल देखो भैया, हमारा तराजू ठीक है, हम ठीक ठीक तौल रहे हैं, हम कोई दिक्कत नहीं तौल रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अब अगला है अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 क्या कहता है, आर्टिकल 15 को हम गौर करके समझते हैं। ध्यान से समझिएगा, फंडामेंटल राइट एक लंबा टॉपिक है। अभी 4 से 5 लेक्चर हम और कवर करेंगे, तब जाकर के हमारी चीजें थोड़ी क्रिस्टल क्लियर हो पाएंगी। फिर भी इतनी क्लियर हो पाएंगी कि जितनी आपकी परीक्षा के लिए जरूरी है। अगर मुझे मौलिक अधिकारों को खुले दिल से पढ़ाने को कहा जाए, तो कम से कम मुझे 40 से 50 घंटे चाहिए, तब मैं ठीक ठाक से उसको पढ़ा पाऊंगा। लेकिन हाँ, इनका उद्देश्य आपकी परीक्षा के उन सभी संदर्भों को तराशना है जो कि आपकी परीक्षा के लिए जरूरी है। तो आर्टिकल 15 किसकी बात करते हैं? आर्टिकल 15 यह सामाजिक समानता की चर्चा करता है। ये किसकी चर्चा करता है? सामाजिक समानता की चर्चा करता है, सोशल इक्वालिटी की चर्चा करता, सामाजिक समानता की चर्चा करता है। यानी कि जब यह सामाजिक समानता की चर्चा कर रहा, तो बेसिकली आप इसको देखोगे, यह हाँ, ये भेदभाव लग पर रहा है कपाड़ प्रतिबंध में की बात लिखा हुआ करता है है। क्या होता है। एक इस पे क्या कहता है? भेदभाव इसको ना पर लगता है वो सबसे। प्रतिबंध की बात करता है कि हम भेदभाव पर प्रतिबंध लगाएंगे। अब भेदभाव क्या होता है? भेदभाव का मतलब होता है प्रतिकूल व्यवहार करना। भेदभाव का मतलब क्या होता है? भेदभाव का मतलब होता है प्रतिकूल व्यवहार करना, यानी कि जो ट्रीटमेंट किया जा रहा है वो गलत है। अब मान लो प्रतिकूल का मतलब क्या है? 2 लोगों के साथ अलग-अलग व्यवहार किया जा रहा। उनके धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, ये क्या है? ये भेदभाव है। प्रतिकूल व्यवहार करना एक तरह का भेदभाव है। तो प्रतिकूल व्यवहार पर प्रतिबंध लगाता है और यह सामाजिक समानता को सुनिश्चित करता है। आर्टिकल 15 है ना, आर्टिकल 15 सामाजिक समानता को सुनिश्चित करता है। अब एक बात समझना यहाँ पे, जब यहाँ पे भेदभाव की बात कर रहा है, तो किन आधारों पर भेदभाव की प्रतिबंध कर रहा है? तो यहाँ पे साफ शब्दों में यह कहता है, माहौल बिगाड़ दिया ना जी। भेदभाव का आधार। ये अरे किसकी हमारा चर्चा पता करता है? है। भेदभाव का आधार। और भेदभाव के आधार के अंतर्गत ये 5 तत्वों की चर्चा करता है, केवल 5 आधार। केवल 5। केवल 5 का मतलब क्या है? इसके अलावा अन्य आधारों पर भेदभाव किया जा सकता है, क्योंकि साफ शब्दों में तो यही पता चल रहा कि अगर केवल 5 आधार पर ही भेदभाव पर प्रतिबंध लगाया गया है, यानी कि बाकी आधारों पर भेदभाव करने का पूरा पूरा अधिकार है। तो भेदभाव का आधार है, 5 आधार क्या क्या है समझना। पहला है जाति, कास्ट, लिंग, जेंडर, सेक्स नहीं, सेक्स और जेंडर में अंतर समझना है। जो सेक्स है ये बायोलॉजिकल है। देखो मैं यहां समझा देता हूं। सेक्स का मतलब होता है ये बायोलॉजिकल है। प्रकृति ने जो बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर बनाया है,
तो वो सेक्स है। तभी तो इसके अंतर्गत कहते हैं कि एक लड़का है, एक लड़की है ना? लेकिन जो जेंडर है वो अलग है। जेंडर और सेक्स में डिफरेंस है। जेंडर सोसाइटल है। जेंडर एक तरह के सामाजिक पहचान है। जेंडर क्या है? जेंडर एक सामाजिक आइडेंटिटी है। एक सोसाइटी में जो जिस व्यक्ति को जिस रूप में पहचाना जा रहा है, उसे हम जेंडर कहते हैं। जैसे अगर मान लो कि केवल महिला और पुरुष ही जेंडर होता, तो आज थर्ड जेंडर का कॉन्सेप्ट आता ही नहीं। लेकिन आज वर्तमान में थर्ड जेंडर का कॉन्सेप्ट है, ट्रांसजेंडर्स का, जिसके अंतर्गत एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी आती है। एल फॉर लेस्बियन, जी फॉर गे, बी फॉर बाइसेक्सुअल, टी फॉर ट्रांसजेंडर, क्यू फॉर क्यूर कम्युनिटी, जिसे आप किन्नर समुदाय कहते हो। तो ये आता क्योंकि जेंडर एक सोसाइटल है, सोसाइटी के द्वारा दिया जाता। आप सोच के देखो कि मैं लड़का हूं, मेरा काम कमाना है, और तुम लड़की हो, तुम्हारा काम चूल्हा चौका करना है, बच्चे को जन्म देना है, घर संभालना है। जरूरी तो नहीं ना कि महिला है तो वही चूल्हा चौका करेगी। महिला है तो वो बच्चे को जन्म दे रही है, तो बच्चे का पालने का दायित्व केवल महिला पर है। ये तो गलत है, क्योंकि बच्चे का जन्म केवल माँ के द्वारा तो नहीं होता, इसमें पिता का भी सहयोग होता है। और माता पिता के संगम के फलस्वरूप ही एक बच्चे का जन्म होता। तो बच्चे के जो पालन पोषण का दायित्व तो माता के साथ साथ पिता पर भी है। लेकिन पिता तो पल्ला झाड़ जाते हैं, और समाज ये क्रिएट कर दिया। देखो, एक कहानी बताता हूं। बचपन में आप जो भी पुस्तकें पढ़ा करते थे, उस पुस्तकों में अगर कोई परिवार का चित्रण किया जाता था, जो फिक्टोग्राफिक ऑफ फैमिली होता था, उसमें पिता को सोफे पर बैठकर अखबार पढ़ते हुए दिखाया जाता था, माता को किचन में भोजन पकाते हुए दिखाया जाता था, लड़का को यानी बेटा को बैट बॉल खेलते हुए दिखाया जाता था, और वहीं लड़की को जो चूल्हा चौका के खिलौने से खेलता हुआ दिखाया जाता था। ये क्या है? ये एक समाज का प्रतिबिंबन था, जहां यह समाज मान लिया है कि लड़की का काम ही केवल चूल्हा चौका करना है, लड़का का काम चूल्हा चौका करना नहीं है। आप सोचो कि भूतकाल में अगर लड़कियां आज लंबे बाल रखती हैं, लेकिन भूतकाल में एक परंपरा बन गया होता कि लड़के लंबे बाल रखे होते, लड़के साड़ियां पहना करते, और लड़कियां शर्ट पैंट पहन के घुमा करती, तो आज ये बात आपको सोचकर बड़ी हंसी आएगी, है ना? अभी मेरी बात ये सुनकर आप चेहरे पर और अंदर अंदर बड़ी मुस्कुरा रहे होगे कि सर ऐसा थोड़ी होता है। क्यों ऐसा सोचे? आपने वो एक मूवी देखा होगा, आमिर खान की मूवी आई थी पीके। उनसे जब अनुष्का शर्मा पूछती हैं कि तुम्हारे ग्रह पर सब नंगे रहते हैं क्या, अजीब नहीं लगता? तो उन्होंने कहा कि वो तार पर बैठा कौवा नंगा है, क्या अजीब लग रहा है? अगर वो कपड़े पहनकर बैठेगा तो शायद अजीब लगेगा। यही बात आप पर लागू होती है, क्योंकि सोसाइटी में लड़का का एक आधार तय कर दिया, लड़की का आधार तय कर दिया, दोनों उसी में चले जा रहे हैं। बात समझ में आई? तो ये जेंडर एक सोसाइटल कॉन्सेप्ट है, जबकि सेक्स एक बायोलॉजिकल है। सेक्स में केवल मेल और फीमेल होता है, या तो इधर मेल और फीमेल। बट जेंडर आज अलग अलग है। एक लड़का भी अपने आप के रूप में देखो, एक लड़का, अगर मेरा नाम सावन है, लेकिन मैं मान लूं कि चलो मैं सावन के नाम से नहीं जाना जाना चाहता, मैं लड़का के नाम से नहीं जाना जाना चाहता, मैं लड़की के नाम से जाना जाना चाहती हूं, तो मैं अपना नाम बदल करके सुहाना कर लूंगा। सावन से सुहाना बन जाऊंगा, मतलब बन जाऊंगी फीमेल के वर्ड में। तो वो मेरा जेंडर फिर क्या हो जाएगा? फीमेल हो जाएगा। बट बायोलॉजिकली मैं मेल रहूंगा, बट जेंडर के हिसाब से मेरा जेंडर वो फीमेल हो जाएगा। जो मेरी सोशल आइडेंटिटी है वो चेंज हो जाएगी। और ये अधिकार तो ट्रांसजेंडर राइट बिल के अंतर्गत दिया ही गया है कि कोई भी व्यक्ति अपने पसंद का जेंडर चूज कर सकता है। होप सो कि आप समझ पाए होंगे। तो जाति, लिंग, धर्म,
नस्ल, नस्ल का मतलब होता है क्रीड। अलग अलग नस्ल के लोग हैं, जैसे हमारे यहाँ मंगोलियाइड भी है, प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड है ना, इस प्रकार के। तो जाति, लिंग, धर्म, नस्ल व जन्म स्थान, प्लेस ऑफ बर्थ, यानी कास्ट, जेंडर, रिलीजन, क्रीड और प्लेस ऑफ बर्थ, इन 5 आधारों पर भेदभाव से प्रतिबंधित किया गया है। इसका मतलब क्या है कि अन आधारों पर भेदभाव किया जा सकता है ना, अन आधारों पर भेदभाव किया जा सकता है। अब यहाँ पे देखो, आर्टिकल 15 की जब मैं बात करता हूं, तो आर्टिकल 15 के अंतर्गत दो है। एक तो मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, जो राज्य को कुछ करने से रोकता है ना। एक तो क्या है, फंडामेंटल राइट है जो राज्य को कुछ करने से रोकता है। वहीं कुछ अपवाद भी हैं, कुछ विशेषाधिकार, विशेष अधिकार देने का प्रावधान भी करते हैं। उसे क्या कहते हैं, अपवाद कहा जाता है। और अपवादों की बात करें तो अपवाद जैसे आर्टिकल 15 का 3 है, 15(3) है, आगे मैं चर्चा करूंगा। महिलाओं और बच्चों हेतु विशेष प्रावधान किया जा सकता है। आर्टिकल 15(3) क्या है, आर्टिकल 15(3) कहता है महिलाओं व बच्चों हेतु महिलाओं व बच्चों हेतु विशेष प्रावधान, महिलाओं व बच्चों हेतु विशेष प्रावधान, तो ये भी दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे और हम देखें तो नेक्स्ट है 15(4), कुछ समझे नहीं। जो शैक्षणिक संस्थानों में लोगों को आरक्षण देता है, सामाजिक शैक्षणिक ओबीसी को। आर्टिकल 15(5) जो प्राइवेट निजी शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण की बात करता है। और आर्टिकल 15(6) जो सामान्य श्रेणी के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को आरक्षण देता है। जबकि मौलिक अधिकार दो हैं। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत एक आता है आर्टिकल 15(1), आर्टिकल 15(1) और एक आता है आर्टिकल 15(2), आर्टिकल 15(1) और आर्टिकल 15(2). और यह आर्टिकल 15(1) राज्य पर प्रतिबंध लगाता है कि राज्य जो है वो भेदभाव नहीं करेगा, है ना। राज्य जो है नागरिकों के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा। और वही 15(2) जो है, 15(2) जो है, ये नागरिक पर प्रतिबंध लगाता है, नागरिक पर प्रतिबंध लगाता कि एक नागरिक दूसरे नागरिक के साथ भेदभाव नहीं करेगा। क्योंकि जो आर्टिकल 15 है यह केवल नागरिकों को उपलब्ध है, यह केवल नागरिकों को उपलब्ध है, केवल नागरिकों हेतु उपलब्ध है, अवेलेबल ओनली टू सिटीजन्स या सिटीजन्स ओनली। ठीक है, ये आर्टिकल 15 को समझना है। अब एक एक करके सभी आर्टिकल्स की चर्चा करेंगे। ये आर्टिकल 15(1) क्या कहता है, 15(2) क्या कहता है ना। ये तब हुआ रे। ये आर्टिकल 15 को समझना है। अब एक एक करके सभी आर्टिकल्स की चर्चा करेंगे। ये आर्टिकल 15(1) क्या कहता है, 15(2) क्या कहता है ना। ये तमाम सारी चीजों की चर्चा हम करने वाले हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है। देखो, अब बात करते हैं आर्टिकल 15 क्या कहता है। आर्टिकल 15 कहता है राज्य, स्टेट किसी नागरिक के विरुद्ध, ध्यान रखना यहाँ शब्द आया है कि केवल क्या, नागरिक। जैसा कि मैंने बताया कि जो आर्टिकल 15 है वो केवल और केवल नागरिकों को ही उपलब्ध है और व्यक्तियों को उपलब्ध नहीं है। यानी कि भारत में निवास करने वाला कोई भी व्यक्ति आर्टिकल 15 के अंतर्गत प्राप्त अधिकारों की दावा नहीं कर सकता है। केवल और केवल नागरिक के द्वारा ही इन अधिकारों का दावा किया जा सकता है।
और तू माथा खाएगा, इससे नहीं होता है। चलो हटा, लाए तो क्या थी है खाएगी, दिमाग ही खाएगा। तक लेकिन हमको पसंद समझ नहीं है जी। दावा किया जा सकता है। ठीक है, केवल यहाँ पहले ही वर्ड लगा दिया है, केवल कुछ कर भी नहीं कर रहे धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा, यानी कि भेदभाव नहीं करेगा। अरे कंप्यूटर विभेद का मतलब क्या है? यह राज्य को सही है, नागरिकों के साथ, यह राज्य को नागरिकों के साथ भेदभाव करने से रोकता है। नागरिकों के साथ भेदभाव करने से रोकता है ना? क्या करता है? भेदभाव करने से रोकता है। ये क्लियर होना चाहिए। फिर दूसरा पॉइंट हम देखें, ये केवल किन आधारों पर भेदभाव की मनाही करता है? तो यहाँ पे जैसा कि आपने देखा, यह केवल 5 आधारों पर भेदभाव की मनाही करता है। केवल 5 आधारों पर जाने दो, छोड़िए, भेदभाव की मनाही करता है। है ना? इसका मतलब है कि अन्य आधार पर भेदभाव किया जा सकता है ना? इसका मतलब क्या हुआ? अन्य आधार पर भेदभाव किया जा सकता है। अन्य आधार पर भेदभाव किया जा सकता है ना? अब यहाँ पे एक बात आया, अन्य आधार का मतलब क्या है? अन्य आधार के एग्जाम्पल के तौर पर समझ लेते हैं, जैसे निवास है। निवास के आधार पर भेदभाव किया जा सकता है। आर्थिक आधार पर भेदभाव किया जा सकता है। अब मान लो कि आप दुकान में चले जाओ और आप कुछ कपड़ा खरीद लो और आप पैसे ना चुका पाओ और कहो कि देखो भैया, आप भेदभाव नहीं कर सकते क्योंकि हमें तो अधिकार मिला हुआ है। ऐसा नहीं है। किसी भी जगह पे मान लो कि प्रवेश के लिए टिकट चाहिए। अब सिनेमा हॉल में आपको जाना है और सिनेमा हॉल में एंट्री करने के लिए टिकट चाहिए। आपने टिकट नहीं लिया। टिकट चेकर ने, जो कि वहाँ पे व्यक्ति होते हैं, उसने पूछा कि अरे तुम्हारा टिकट कहाँ है? आपने कहा कि सुनो, मौलिक अधिकार पढ़ा है? उसने कहा पढ़ा तो नहीं है, तो चलो मेरे से पढ़ो। मुझे शशि सावंत सर ने पढ़ाया है और उन्होंने बताया है कि संविधान का अनुच्छेद 15 जो है वो भेदभाव करने से मनाही करता है। 5 आधार पर: धर्म, जाति, लिंग, वंश, जन्म स्थान। बोला बहुत बढ़िया, तो तुम मुझे टिकट बिना टिकट के प्रवेश से कैसे रोक रहे हो? फिर वो आपको समझाएगा कि सुनो, शायद सर पढ़ाए और तुम ठीक से पढ़ा नहीं। एकदम से बुड़बक वाला बात कर दिया। सर ने कहा है कि केवल 5 आधार पर भेदभाव की मनाही करता है, यानी कि बाकी आधार पर भेदभाव कर सकते हैं, आर्थिक आधार पर कर सकते हैं। तुमने टिकट नहीं लिया, चलो निकलो यहाँ से, फुटो यहाँ से। दूसरा, निवास। जैसे बहुत सारे राज्यों में इंजीनियरिंग कॉलेजों में प्रवेश के लिए कुछ सीटें उस राज्य के निवासियों के लिए सुरक्षित होता है और निवासी राज्य प्रदान करता है डोमिसाइल सर्टिफिकेट। तो उस आधार पर भी भेदभाव किया जा सकता है। इसके अलावा भाषा। अब मान लो हिंदी टीचर की नियुक्ति की जानी है या तो कहीं पे हिंदी की जरूरत है और आप वहां संस्कृत बोलने पहुंच गए, तो बोलेगा चलो निकलो यहाँ से, मनाही है। बात समझ में आई? तो ये आर्टिकल 15 जो है वो राज्य को, स्टेट को भेदभाव करने से रोक देता है। वहीं आर्टिकल 15(2) की चर्चा करें तो कहता है कि कोई नागरिक केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान या इनमें से किसी के आधार पर किसी भी व्यक्ति को दुकानों,
सार्वजनिक भोजनालय, होटल या सार्वजनिक मनोरंजन के साधनों में प्रवेश पूर्णतः या भागतः राजनिधि से पोषित हो या साधारण जनता के प्रयोग के लिए समर्पित कुआं, तालाब। अब किसी का निजी कुआं है घर में और आप वहां बोलो कि जय पानी भरने दो मुझे, वो मना कर दे, नहीं भाई मैं नहीं दे सकता। आप कहो रे आर्टिकल 15(2) नहीं पढ़ा है तुमने? 15(2) क्या कहता कि तुम भेदभाव नहीं कर सकता, तुम तो भेदभाव कर रहा। वो बोलेगा भैया तुमने ठीक से काहे नहीं पढ़ा, साफ शब्द में पढ़ो। तो यहाँ लिखता है पूर्णतः या भागतः, या तो 100% या पार्शियली थोड़ा बहुत कुछ भी राजनिधि से पोषित होना चाहिए या साधारण जनता के प्रयोग साधारण जनता के प्रयोग के लिए समर्पित होना चाहिए। और ये कुआं तो मेरा निजी कुआं है। अब अंबानी ने भी अपना पर्सनल पार्क बना रखा है और आप जाके कहो कि अच्छा अंबानी तुम मुझे पार्क में एंट्री नहीं दोगे, आर्टिकल 15(2) नहीं पढ़ा क्या? क्या सार्वजनिक स्थानों में प्रवेश से रोक नहीं सकते हो? वो बोलेगा प्रभु ये मेरा निजी है, सरकारी वाला में नहीं भेदभाव नहीं करूंगा, प्राइवेट वाला में तो करूंगा ना। तो ये बातें यहाँ पे देखने को मिलता है कि संबंध में किसी भी निर्योग्यता, दायित्व, निर्बंधन या शर्त के अधीन नहीं होगा। यानी आर्टिकल 15 जो है यह राज्य के साथ साथ नागरिक को यह राज्य के साथ साथ राज्य के साथ साथ नागरिक को भेदभाव करने से रोकता है, भेदभाव करने से रोकता है ना। क्या करता है? राज्य के साथ साथ नागरिक को दूसरे नागरिक के साथ पागल है सब रे, किती शुद्धी मला दूसरे नागरिक के साथ भेदभाव करने से रोकता है, भेदभाव करने से रोकता है। तो ये आर्टिकल 15(2) है। अब बात करते हैं आर्टिकल 15(3) की, है ना। किसकी? आर्टिकल 15(3) की चर्चा करते हैं। आर्टिकल 15(3) क्या कहता है? आर्टिकल 15(3) कहता है कि महिलाओं और बच्चों के संबंध में राज्य को विशेष कानून बनाने का अधिकार है। किसके संबंध में? महिलाओं और बच्चों के संबंध में विशेष कानून, यानी कि राज्य को महिलाओं और बच्चों हेतु विशेष प्रावधान बनाने से रोका नहीं जाएगा। यानी कि राज्य को अधिकार है कि वो महिलाओं एवं बच्चों हेतु विशेष प्रावधान कर सकता है। महिलाओं एवं बच्चों हेतु विशेष प्रावधान, हेतु विशेष प्रावधान, यानी राज्य महिलाओं व बच्चों के राज्य महिलाओं व बच्चों के विशेष विकास हेतु, राज्य महिलाओं व बच्चों के विशेष विकास हेतु, यानी कि विकास हेतु विशेष व्यवस्था कर सकता है, कर सकता है। यानी राज्य को रोका नहीं जा सकता है। और राज्य ने किया भी है, ऐसा नहीं कि राज्य ने नहीं किया है। राज्य द्वारा बनाए गए विशेष कानून, क्योंकि मौलिक अधिकारों को लागू करने के संबंध में संसद को कानून बनाने का अधिकार है। और जैसे क्या क्या बनाया?
तो एक कानून देखोगे घरेलू हिंसा अधिनियम, सब छोड़ डोमेस्टिक चलिए आजा वायलेंस से एकरा एक्ट हम क्या है? कुछ नहीं ताकि करना महिलाओं है के इसमें साथ तक गलत गिरबत ना हो। घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 ये क्या कहता है कि अगर महिला का पति, ससुर, सास, देवर, ननद कोई भी एक महिला के साथ शक्ति का प्रयोग करता है या तो बल का प्रयोग करता है, अभद्र शब्दों का प्रयोग करता है, तो यह माना जाएगा कि महिला के साथ हिंसा हुआ है। जरूरी नहीं है कि हाथ का प्रयोग करे, मारपीट करे, तभी माना जाएगा कि बल का प्रयोग किया है, तब भी माना जाएगा कि बल का प्रयोग किया है और उसके लिए दंड का प्रावधान किया जा सकता है। तो घरेलू हिंसा अधिनियम 2005। इसके अलावा कार्यस्थल पर कार्यस्थल पर यौन शोषण निवारण अधिनियम, कार्यस्थल पर यौन नहीं शोषण करना है वैसे भी नहीं करना निवारण अधिनियम ये कुछ 2013। देखो ये जो कानून बनाया गया था, इस कानून को ध्यान रखना, ये सुप्रीम कोर्ट के विशाखा निर्देशों के तहत, विशाखा जाओ गाइडलाइन, जाने दो क्या करो विशाखा दिशा निर्देशों के तहत आया था। और ये मामला क्या था? इस मामले पर बॉलीवुड में सिनेमा भी बनाया गया है। एक महिला थी और वो महिलाएं बाल विवाह के विरुद्ध थी, क्योंकि राजस्थान में बाल विवाह बहुतायत में प्रचलित है, बहुत ज्यादा बाल विवाह किया जाता है। तो वो बाल विवाह के विरुद्ध थी, वो बाल विवाह को रोकने का काम करती थी। इसे वहां के समाज के सो कॉल्ड ठेकेदारों ने सामाजिक परंपरा का अपमान समझा और कुछ लोगों ने मिलकर उस महिला के साथ गैंग रेप की घटना को अंजाम दिया, यानी कि सामूहिक बलात्कार की घटना को अंजाम दिया। इस सामूहिक बलात्कार की घटना के उपरांत उस महिला को मार दिया गया। विशाखा नाम की एक वकील ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई, क्योंकि मामला तो बहुत ठंडा पड़ गया, लेकिन उसने मामला को उठाया और याचिका लगाई और अंत में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ दिशा निर्देश जारी किए ताकि कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन शोषण को रोका जाए, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन को रोका जाए। इसके अंतर्गत कई सारी चीजें हैं। एक कंपनी अपने यहाँ इंटरनल कंप्लेंट कमेटी बनाता है, ताकि अगर कंपनी के अंतर्गत जैसे एचआर होते हैं ना, एचआर का काम होता है ये सब देखना वगैरह, कि अगर कोई गलत कर रहा है, कोई एक कलीग जो है दूसरे कलीग के साथ इस प्रकार का अभद्रता का व्यवहार करता है तो उसको दंडित किया जाएगा। अलग बात है, वो अलग मुद्दा है, सोशल जस्टिस के अंतर्गत उसको हम पढ़ते हैं। तो इनकी चीजों को आप ध्यान रखना। 15(3) के बारे में, 15(3) क्या कहता है, इसको आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। ठीक है, क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं, आर्टिकल 15(4) की चर्चा कर लेते हैं। आर्टिकल 15(4) देखो, पहली बात तो मैं आपको बता दूं आर्टिकल 15(4) के बारे में, इसे बाद में जोड़ा गया, इसे प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम, इसे फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 द्वारा जोड़ा गया। और जोड़ा गया था चंपाकम द्वैराजन, शायद आपको याद आ रहा होगा, चंपाकम द्वैराजन बनाम मद्रास राज्य मामले, चंपाकम द्वैराजन बनाम मद्रास राज्य मामले में दिए गए खुद से बैठ बैठ के पढ़ते थे सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को, नहीं हॉस्टल में रखवा दो, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को समाप्त करने के लिए, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को समाप्त करने के लिए इसको जोड़ा गया था। ठीक है, ये आर्टिकल 15(4) क्या था, 15(5) क्या था, 6 क्या था, इन तमाम बातों की चर्चा हम करेंगे।
अगले मुझे क्लास कुछ में। समझ ही तो नहीं इस आ रहा। क्लास में हम आपको यहीं तक छोड़ जाते हैं। मौलिक अधिकार की अगली क्लास में हम आगे की चर्चा करेंगे और आगे के सभी अनुच्छेदों की हम विस्तार से ठीक है, मैं जानकारी अपना इकट्ठा फिक्स करेंगे। करना हमको। ठीक है साथियों, आप सबका बढ़िया बहुत-बहुत नहीं आता धन्यवाद। है। इस थोड़ा क्लास सा के स्लो साथ थोड़ा जुड़ने सा के लिए बढ़िया लो। मिलते हैं अगली क्लास में। ठीक है? बहुत-बहुत धन्यवाद साथियों।